नमस्कार। आज हमारे जो कृत्या टॉक का चौथा संस्करण है और जिसमें हम आदरणीय कनक तिवारी जी के साथ उपस्थित हुए हैं। कनक तिवारी जी का अगर आप देखेंगे बायोडाटा तो बहुत बड़ा है, जिसके बारे में बात करने की कोई है ही नहीं, आपको हर जगह मिल जाएगा। जो फेसबुक के द्वारा हम आपको देखते हैं, तो आपके विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। पहला तो आप बहुत बड़े एडवोकेट रहे हैं और बहुत अच्छे आप पोजीशन में रहे हैं, एडवोकेट के रूप में सफल एडवोकेट रहे हैं, वो तो एक बात है ही। दूसरा वे एक अंग्रेजी के बहुत ही सक्षम अध्यापक रहे और उसका अनुभव मुझे तब हुआ जब मैंने शेक्सपियर पे लिखा तो सर ने उसके बारे में जब कुछ चर्चा हुई तो उससे मुझे लगा कि मैं किसी इतने बड़े विद्वान से बात कर रही हूँ। और तीसरी बात ये है कि सर की जो जानकारी है वो विभिन्न विषयों में है। क्योंकि मैं उनकी पोस्ट देखती हूँ तो बहुत से क्षेत्र हैं। आप अगर सामान्य रूप से देख लेंगे जब वो अपने परिवार या अपने माँ के बारे में लिखते हैं तो एक बहुत ही उच्च श्रेणी के साहित्यकार के रूप में उनकी भाषा आती है, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत भाषा निकल कर आती है, जिसको आप भाषा के लालित्य को ही पढ़ते आप रह जाएँगे और उसके सौंदर्य को। एक बहुत खूबसूरत गद्य आता है। और दूसरा जब आप विवेकानंद के बारे में या गांधी के बारे में बात करते हैं, तो हमें लगता है कि ये हम मतलब अपने आप को बहुत अनुग्रहित महसूस करते हैं कि हम उनसे कुछ ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास स्मृतियों के तो खजाने हैं, जिसको मैं बार-बार पढ़ती हूँ। जब आता है मैं पढ़ती हूँ, तो हर एक नए व्यक्ति से मुझे तो नई जानकारी मिलती है। तो ये है एक बहुत बड़ी जो है सर की उपस्थिति हमें बहुत कुछ सीखने को हमें दिखा करने को फ़ोर्स करती है कि हम कुछ सीख लें। ये भी नहीं है कि आप मतलब आप पढ़ने को बाध्य हो जाती है, इतना खूबसूरती से लिखते हैं और आपके जो वन लाइनर है वो भी बहुत मज़ेदार होते हैं, कि आप बीच-बीच में वन लाइनर जिसमें अपना जैसे कहते हैं गुस्सा दिखाने के लिए लिखते हैं, वो ऐसा लगता है कि हमारी बात ही आप हमारी तरफ से बोल रहे हैं। तो ये वापस चले गए हैं, अभी थोड़ी देर में आते हैं, जब तक तो मैं पता नहीं ये शायद उनका कट गया है। मैं ये चाहूँगी कि वो अगर सुन रहे हैं तो वापस उसमें एंट्री करें। कभी-कभी नेट की कमी के कारण से ऐसा हो जाता है। अब मैं अकेली रह गई हूँ और मुझे इसमें एंट्री करनी है। तो मैं चाहूँगी कि ये सर वापस आएँ इसके लिए। मुझे लगता है शायद वो सुन रहे हों तो वापस आएँ, किसी तरह से कोई खटका दब गया है। तो उस खटके के कारण ये उनका जान आज उनका वो अचानक से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं एक जब तक वो सर आते हैं तब तो मैं थोड़ा-सा आज हम विवेकानंद के बारे में बोल रहे हैं और विवेकानंद के बारे में बोलते समय कनक तिवारी जी ने हमें पहले कह दिया था कि मैं कोई विवेकानंद के दर्शन के बारे में नहीं बोलने जा रहा हूँ या उनके वेदांत के बारे में नहीं बोलने जा रहा हूँ। मैं उनके एक मानवीय तत्व के बारे में बोलने जा रहा हूँ, जिस तरह से एक मानवीय ता उनमें थी, तो उस मानवीयता के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो जल्दी आएँगे। तो और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम किसी भी एक मूर्ति बनाना तो बहुत आसान होता है, किसी की भी और हमने भी बना के रख ली है। सबसे बड़ी मूर्ति तो कन्याकुमारी में ही बनाई है। तो जब मूर्ति बना के रख लेते हैं, तो हमारे सामने कुछ सवाल भी हो जाते हैं कि भई ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का कारण क्या है? और वो सवाल जो है वो हमें इस बात को सोचने को मजबूर करते हैं कि आखिर एक व्यक्ति का या एक जो व्यक्तित्व है, वो किस लिए है? कोई व्यक्तित्व शुरू से धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। तो अ, वो व्यक्तित्व कैसे है? ये भी एक ज़रूरी है। हाँ, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है और इस कारण से मुझे उनके बारे में जानकारी
लेनी थी। अब मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे लगता है कि या तो कोई उनका नेट चला गया है या अभी या उनके साथ में कोई न इंटरनेट की जैसे आप ये थे कि टेक्नोलॉज़ी तो टेक्नोलॉज़ी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हाँ, अब आ गए हैं सर। तो अ अब तो हाँ, पता सर नहीं आ क्यों गए हैं। डिस्कनेक्ट होता है। सर वो इंटरनेट खराब होगा आपका। तभी मैंने कहा ना कि बाकी जो मोबाइल है ना आप उसको हाँ, बंद कर दीजिए, जिससे इंटरनेट सिर्फ़ नहीं, आपको डायरेक्ट आए। सब मोबाइल बंद हैं। हाँ, हाँ, जी। मोबाइल तो सब बंद हैं। जी, सर। तो मैंने आपका बहुत बड़ा उतना दे दिया और विवेकानंद के बारे में भी बोला। अब मैं ये चाहूँगी कि आप अ, शुरू करें, आरंभ करें, अच्छा, नमस्कार विवेकानंद को आपको पहले। लेके जब आप नमस्कार जी, सर। आप सबको नमस्कार। असल में अभी जिन मित्रों ने अभी सुनना शुरू किया है या जो बाद में जुड़ेंगे, उनको आप सूचित कर दें कि विवेकानंद को लेकर जो बहुत से औपचारिक भाषण होते हैं, बहुत से प्रगल्भ और बेहतर हिंदी में भाषण होते हैं, उनको समझने का दावा करने वाले भाषण होते हैं, तो वैसा भाषण देना मुझे नहीं आता, क्योंकि मेरा विवेकानंद उनसे थोड़ा अलग है। विवेकानंद को समझने में, उनके बारे में कुछ कहने में, हमें कुछ हल्के-फुल्के बातचीत के काम चलाऊ ढंग से या चलताऊ ढंग से अगर बात करें, तो विवेकानंद फिर हमारी पकड़ में आने के लिए तैयार हो जाते हैं, वरना नहीं होते हैं। मैं यहाँ से शुरू करूँ। मैं इस वक्त छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। हमारे लिए बहुत सौभाग्य और संयोग की बात है, इतिहास के लिए छत्तीसगढ़ के, जो पहले मध्य प्रदेश था, कि हमारी राजधानी रायपुर में करीब 2 ढाई साल विवेकानंद अपने बचपन में रहे हैं। वो अपनी मातृभूमि कलकत्ता में रहे, पूरे भारत में करीब 6 साल घूमते रहे, साढ़े 3 साल यूरोप अमेरिका में रहे, अमेरिका 2 बार गए और 2 साल से ज़्यादा, सवा 2 साल, ढाई साल करीब छत्तीसगढ़ में रहे। अपनी मातृभूमि के अलावा विवेकानंद सबसे पहले छत्तीसगढ़ आए, जो उस समय मध्य प्रदेश या सीपीएन बरार था, और रायपुर के बूढ़ापारा में 2 मकानों में एक के बाद एक रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस संबंध में आपको कहीं भी विवेकानंद के संबंध में जो साहित्य छपा है, उसमें कोई जानकारी नहीं मिलती है या बहुत अपुष्ट और संक्षिप्त जानकारी मिलती है। अभी हाल में एक सज्जन ने इस पर अच्छा काम किया है, उसमें फिर कभी बात करने का मौका मिलेगा। तो एक आनुषंगिक विषय है, मुख्य विषय नहीं है। यहाँ जब विवेकानंद आए थे तो 14 बरस के थे। वो 1877 में आए थे, 1863 में पैदा हुए और 1879 के आखिर आखिर में चले गए और कलकत्ते में आगे प्रेसिडेंसी कॉलेज वगैरह जिसे कहते हैं, वहाँ भर्ती होकर पढ़ते बढ़ते थे। छत्तीसगढ़ में आने का सबसे महत्वपूर्ण जो अवदान है विवेकानंद की ओर से दुनिया को और भारत को खास, वो ये है कि विवेकानंद ने छत्तीसगढ़ में रायपुर में रह के हिंदी सीखी। जब वो आए थे तो एक बंगाली पुत्र थे, बंग पुत्र थे, उनको हिंदी नहीं आती थी। उनके माता पिता किसी को नहीं आती थी। विश्वनाथ दत्त उनके पिता थे। वो बहुत प्रसिद्ध अटॉर्नी या वकील थे और उस वक़्त रियासतों का जंजाल था भारत में अंग्रेज़ों के समय। तो बहुत से मुकदमों के सिलसिले में वो आए थे, जबलपुर से होते हुए, नागपुर से होते हुए रायपुर आए और यहाँ रियासतें बहुत थीं, मुकदमे बहुत थे, सलाहकार लोगों की ज़रूरत थी, तो वो आए और रहे। उन 2 ढाई बरसों में विवेकानंद स्कूल नहीं गए, उनको घर में पिता ने पढ़ाया और विवेकानंद के पिता बहुत ही प्रगतिशील विचारों के उस ज़माने में, खुले दिमाग के और सारे धर्मों में, सभी तरह के विश्वासों में रचे-खपे हुए व्यक्ति थे, इस तरह के पिता थे। विश्वनाथ दत्त उनका सार्थक नाम था। तो रोज़ शाम को उनके यहाँ मुकदमे निपटाने के अतिरिक्त मौलवियों की, पंडितों की, अन्य विद्वानों की, अध्यापकों की बैठक होती थी। वो महफ़िलबाज़ आदमी थे उनके पिता और अपनी महफ़िल में वो 14 साल के विवेकानंद को साथ में बिठाते थे। ये संयोग की बात है कि इस वक़्त मेरा पोता सामने बैठ के जो सुन रहा है, वो भी 14 साल का है और विवेकानंद उन सबसे जिरह करते थे, बहस करते थे, सीखते थे, समझते थे और उनको चमत्कृत करते थे। बिना स्कूल गए हुए लेकिन पढ़ते बहुत थे, तेज़ बहुत थे, ज़हीन बहुत थे। ये बात लोगों को पता नहीं है और ये यहाँ से होने के बाद जब वो चले गए कलकत्ता, अपनी मातृभूमि लौट गए, एक बहुत बड़ी घटना हुई थी।
1857 का जनयुद्ध, जैसे म्यूटिनी कहते हैं अंग्रेज और हम जनयुद्ध या स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहते हैं, 1856 में छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई थी। मंगल पांडे ने जब मेरठ में गोली चलाई या विद्रोह किया, उसके पहले छत्तीसगढ़ में सोना खान नाम की एक छोटी सी जमींदारी है, उसके जमींदार नारायण सिंह ने, जिन्हें हम लोग वीर नारायण सिंह कहते हैं, उन्होंने अंग्रेजी सेना से अंग्रेज से लड़ाई की, किसी आर्थिक मसले पर, राजनीतिक मसले पर नहीं, कि भूख से मरने वाले गांव वालों को उन्होंने कहा कि जो सेठिए हैं, बहुत से जमाखोर हैं, वो अपना अनाज उनको खाने दे दें और अगली फसल में वो लौटा देंगे। लेकिन उन्होंने नहीं माना, क्योंकि जो काला बाजार करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं, जमाखोरी करते हैं, वो तो सदियों से यही करते आए हैं और आज तो भारत में ज़्यादा कर रहे हैं। तो अंग्रेज़ों को शिकायत की, तो फिर उन्होंने सेना भेजी और अंततः नारायण सिंह को पकड़ लिया गया और रायपुर का जय स्तंभ चौक, जो हृदय स्थल है रायपुर का, वहाँ उनको फांसी दे दी गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1856 में अगर एक बड़ी लड़ाई हुई छत्तीसगढ़ में और कोई 20 साल बाद विवेकानंद यहाँ आए, तो आश्चर्य है कि विवेकानंद को इस घटना की जानकारी नहीं हुई। उस वक़्त संचार माध्यम कम होंगे या उस समय उस जन विद्रोह को एक मामूली सा विद्रोह समझा गया होगा और इसका ज़िक्र विवेकानंद साहित्य में नहीं आता है। लेकिन चूँकि विवेकानंद के पिता एक बहुत ही सर्वसुलभ पिता थे, बहुत ही खुले दिमाग और खुले विचारों के थे और विवेकानंद घूमते बहुत थे। उनके घर के पास एक प्रसिद्ध तालाब था, बूढ़ा तालाब, जिसमें उनकी बहुत बड़ी मूर्ति लगी है, वहाँ वो तैरते थे, बहुत अच्छे तैराक थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। तो वो घूमते बहुत थे। मैं आपको रति जी बताना चाहता हूँ कि 2 ढाई साल उस उम्र में अगर कोई बच्चा, मनोविज्ञान के बारे में आपको मुझसे बहुत ज़्यादा मालूम है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन 14 साल से 16 साल के बीच की उम्र का बच्चा अगर छत्तीसगढ़ में बंगाल से आएगा, स्कूल नहीं जाएगा और घर में जो काम करने वाले सहायक होते हैं, उनके मुंशी जी रहे होंगे और तमाम लोग रहे होंगे और बहुत से लोग जो मिलने आते थे, वो सब के सब बंगाली नहीं जानते थे, सब के सब अंग्रेज़ी भी शायद नहीं जानते थे। तो हिंदी के साथ-साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा भी सीखी। ये अनिवार्य है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा सीखी होगी, तभी लोगों से संवाद कर पाए। तीसरा जो कारण है छत्तीसगढ़ में उनके रहने का, इसके बारे में साहित्य नहीं मिलता, लेकिन हम लोग आग्रही हैं कि इसके बारे में सोचा जाए, लिखा जाए। मैंने लिखा भी है, अपनी किताबों में लिखा है कि विवेकानंद ने देश की गरीबी, भुखमरी, क्योंकि वो कलकत्ते में बहुत बड़े वकील के लड़के थे, बहुत पॉश एरिया में, अच्छे अमीरों के एरिया में रहते थे, तो बहुत सी गरीबी उन लोगों को देखने ठीक से नहीं भी मिलती होगी या कुछ मिलती होगी शहर के अंदर। यहाँ गाँव के अंदर घूम-घूम के जब वो जगह-जगह जाते थे और उस वक़्त का रायपुर तो अपने आप में एक गाँव था। तो विवेकानंद ने जो भुखमरी देखी, जो गरीबी देखी, जो अकाल देखा, जो लोगों की परेशानी देखी, अंग्रेज़ी हुकूमत का जो कहर देखा उनके ऊपर बर्पा होते हुए, उसने विवेकानंद बनाया है। ये हम छत्तीसगढ़ के लोग दावा करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसी मानसिक उम्र है, सबकी ये उम्र हो रही है और हम उस उम्र को लौट के सोचें अपने बारे में। इसके अतिरिक्त एक अतिरिक्त बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, विवेकानंद के जीवन में आध्यात्मिकता संयोग से आई है या जन्म से आई है, इसका कोई मनोवैज्ञानिक प्रमाण देना या वैज्ञानिक प्रमाण देना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो अब तक हमारे पास सर्व स्वीकृत इतिहास है, हम उसके बारे में कह सकते हैं। विवेकानंद जबलपुर से नागपुर की तरफ से भंडारा के पास से होते हुए बैलगाड़ी से अपनी माँ की गोद में सिर रख के लेटे थे जब वो रायपुर आ रहे थे। उसमें ट्रेन नहीं थी, बसें नहीं थी, अच्छी सड़कें नहीं थी, जंगल था पूरा। आधे दूर चलने पर जंगल में कहीं शाम होने के वक्त, धुंधलका होने के कुछ पहले, उन्होंने आकाश में कोई चमकती हुई ज्योति देखी। कुछ ऐसा दृश्य देखा जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एक तरह का उनको इल्हाम हुआ, एक तरह की उनमें आध्यात्मिक ज्योति का उदय हुआ। एक तरह से उनमें मूर्छा जैसी आ गई, ट्रांस आ गया एक तरह से, और अचानक अपनी माँ की गोद में वो बेहोश जैसे होने लगे। और जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि माँ, मुझे कुछ दिखाई पड़ा है, मुझे कुछ समझ में आया है। उसके बाद विवेकानंद जब रायपुर आए हैं तो उनके जीवन में उनका व्यवहार एकदम से बदल गया। उनकी सारी समझ बदल गई, वो अपने आप में एक तरह से विकसित हो गए। ये 3-4 छोटी-छोटी घटनाएँ बहुत ज़रूरी हैं। इनको विवेकानंद के समझने के भौगोलिक आयाम भी उतने ही आवश्यक हैं, जितने कि हम आध्यात्मिक और बौद्धिक आयामों के पीछे पड़े रहते हैं, अपने आप को तथाकथित बौद्धिक समझते हुए। दूसरी बात ये है कि मैं किसी भी बड़े आदमी को, मैं विदेशों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। हाँ, बस केवल इतना जानता हूँ कि मैंने, जैसा मेरी गैरहाज़िरी में आपने मेरी बुराई की होगी तो उसको मैंने सुना नहीं है। लेकिन मैं अंग्रेजी साहित्य का प्राध्यापक था, तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी गिट-पिट लिखना, पढ़ना, बोलना सीखा होगा, पढ़ाया भी होगा। तो विदेशों का बहुत पढ़ा नहीं है, लेकिन
मैं हिंदुस्तान में 20वीं सदी को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ इतिहास की। 19वीं सदी में जो लोग पैदा हुए और 20वीं सदी में जिनने काम किया, और विवेकानंद भी 1902 में गए तो 20वीं सदी तक पहुंच चुके थे। हिंदुस्तान की 20वीं सदी इतिहास की सबसे बड़ी सदी है, सबसे भयानक सदी है, त्रासदी वाली बेरहम सदी है, लेकिन सबसे उत्कर्ष वाली और महत्वपूर्ण सदी है। इसी सदी में हमने दो विश्व युद्ध देखे, इसी में हमने अपनी आज़ादी देखी, हमने महात्मा गांधी और तमाम लोगों को देखा, और बड़े से बड़े लोग पैदा हुए। कभी कभी मुझे लगता है कि 20वीं सदी के बाद, यानी 19वीं सदी के बाद जब 20वीं सदी आई, तो 20वीं सदी के गर्भ से उतने बड़े लोग पैदा नहीं हुए जितने 19वीं सदी में हुए, और 20वीं सदी में जिनकी कर्म की जगह उनको मिली थी। ये एक अजीब सी बात है। उस सारे माहौल के अंदर पढ़ते पढ़ते मैंने 6 लोगों को चुना है। काल क्रम से 1863 में पैदा हुए विवेकानंद, 1869 में हुए महात्मा गांधी, उसके बाद हुए जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद हुए डॉक्टर अंबेडकर, उसके बाद हुए राम मनोहर लोहिया, उसके पहले हुए भगत सिंह, और उनके पहले हुए सुभाष चंद्र बोस। इन 6 लोगों को हिंदुस्तान के बारे में अगर समझना है, तो पूरा हिंदुस्तान पकड़ में आने की आपसे इजाज़त आपको देता है कि आप हमको समझने की कोशिश करो। इन 6 का आपस में कोई लेना-देना नहीं है। ये सब एक-दूसरे से अलग-थलग और विलग हैं, एक-दूसरे को जानते हैं। सबसे उम्र में कम और सबसे बाद में पैदा हुए लोहिया थे, उनके 3 साल पहले भगत सिंह हुए, सबसे पहले विवेकानंद हुए, और टैगोर को भी शामिल करें। लोहिया ने एक जगह कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को समझना है, तो जिरह, जाँच, जिज्ञासा और एक तरह की जिजीविषा मन में लेके उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। मैं विवेकानंद को श्रद्धा की वस्तु नहीं बनाता। मैंने हर जगह ये बात कही है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको जानना चाहते हैं श्रद्धा की वस्तु बनाएँगे, तो श्रद्धा की तो नहीं, वो श्राद्ध की वस्तु बन जाता है अंततः। मैं विवेकानंद से जिरह करता हूँ। मैं उनको अपना दोस्त मानता हूँ। मैं उनसे बहस करता हूँ, और विवेकानंद ने सारे जीवन यही किया है। 6 साल की उम्र से शुरू करके विवेकानंद ने 39 बरस की जो उनको उम्र मिली, केवल लोगों से जिरह की है, केवल लोगों से बहस की है, वो किसी से सहमत होते नहीं थे। परम सिद्ध श्री रामकृष्ण देव जो उनके बाद में गुरु बने, उनसे भी विवेकानंद जिरह करते थे, और रामकृष्ण परमहंस उनसे प्रभावित होते थे। ये विवेकानंद की खासियत थी। 6 बरस के जब थे, तो उसी रायपुर शहर में, क्षमा करिएगा, कलकत्ते में 6 बरस की उम्र में उनके पिता के दरबार में बहुत से मुवक्किल आते थे, उस ज़माने के वकील। और सबके अलग-अलग हुक्का रखा रहता था, सबके बैठने की जगह अलग-अलग होती थी बड़े से कमरे में। तरह-तरह के लोग आते थे, अपना-अपना हुक्का पीते थे, वकील साहब से सलाह-मशविरा करते थे। तो विवेकानंद ने सोचा कि अलग-अलग हुक्के क्यों हैं? काम तो एक ही करते हैं सब ये। तो अपने पिता की गैरहाज़िरी में उन्होंने सब हुक्कों में कश लगाना शुरू किया 6 साल की उम्र में। इतने में पिता आ गए। तो कहा, "ये क्या करते हो नरेंद्र?" तो उन्होंने कहा कि, "मैं देख रहा हूँ कि आप सबके अलग-अलग हुक्के में पी लेने से क्या कोई बेहोश हो जाता है? ये ऐसा आप लोग क्यों करते हैं?" पिता हँस के टाल गया। उन्होंने कहा, "बेटा, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी ख़ास बात है, तो तुमसे इस वक़्त मैं नहीं कर सकता। अब जो है सो ठीक है।" एक इम्पोर्टेंट बात है, चूँकि आप साहित्य से जुड़ी हुई हैं, ये बहुत जगह नहीं आती है। विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस के पास ले जाने का श्रेय हिंदुस्तान में किसी आदमी को नहीं है। उनके पास ले जाने का श्रेय है इंग्लैंड के सबसे बड़े कवि विलियम वर्ड्सवर्थ को। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक कविता लिखी है बहुत लंबी, आपने सुना होगा, द एक्सकर्शन। एक्सकर्शन 7-8-9 वॉल्यूम में है, और शुरू में छप गई थी जब वर्ड्सवर्थ जीवित थे, और बाद में उनकी मृत्यु के बाद में पोस्थमस राइटिंग जो है, मृत्यु उपरांत जो है, वो लिखी गई। वो एक्सकर्शन नाम की कविता से विवेकानंद बहुत प्रभावित थे, और जब उनके जो पढ़ाते थे प्रोफेसर, तो वो प्रोफेसर उनको कहते थे कि देखो, इसमें ट्रांस में जाने की बात है, इसमें एक तरह से समाधि में जाने की बात है। कविता के माध्यम से हम समाधि में जा सकते हैं, हम भावना में इस तरह से जा सकते हैं। तो कहते थे कि अब एफए में पढ़ते थे, जो आजकल एफए नहीं होता, बीए के पहले वाला, मैट्रिक के बाद वाला। तो कहते थे ऐसे कैसे ट्रांस में कोई चला जाएगा? तो उनके प्रोफेसर ने प्रिंसिपल से शिकायत की, और प्रिंसिपल ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम पढ़ाएँगे। और प्रिंसिपल हेस्टी ने जाके उनको पढ़ाया एक दिन, तो वो सहमत नहीं हुए। तो उन्होंने कहा, जब तुमको वर्ड्सवर्थ का एक्सकर्शन और जो भी ट्रांस की थ्योरी है, जो वर्ड्सवर्थ ने भारत से सीखी है, वर्ड्सवर्थ की कविता में बहुत सा भारत है जो मैंने पढ़ाया है। तो उन्होंने कहा कि आपको जब ये नहीं आता,
तो मैं चलो तुमको एक आदमी का पता बताता हूँ, उसका नाम है रामकृष्ण परमहंस। वो परमहंस उस वक़्त नहीं थे, रामकृष्ण देव। वो दक्षिणेश्वर मंदिर का पुजारी है, तुम उसके पास चले जाओ और देखो कि ट्रांस क्या होता है, तुमको समझाएगा। वर्ड्सवर्थ को वो समझाएगा, हम नहीं समझा सकते। तब एक और सज्जन थे जिनसे विवेकानंद का परिचय था, वो उनके यहाँ गए और जब वहाँ गए तो श्री राम कृष्ण देव के वो भक्त थे, वो अचानक संयोगवश वहाँ आए थे। विवेकानंद गायक बहुत अच्छे थे, विवेकानंद फुटबॉल के खिलाड़ी बहुत अच्छे थे, विवेकानंद को बोलना बहुत अच्छा आता था, विवेकानंद को तैरना बहुत अच्छा आता था, बहुत से प्राकृतिक गुण जो बच्चों में होते हैं। तो विवेकानंद से उन्होंने कहा तुम गाना सुनाओ, तो विवेकानंद 2 भजन सुनाए। वो भजन सुनने के बाद में श्री राम कृष्ण देव ने उनकी तरफ देखा और कहा हमसे मिलने आओ। और जब श्री राम कृष्ण देव से विवेकानंद मिलने गए दक्षिणेश्वर मंदिर में, तो श्री राम कृष्ण देव उनको एक बंद कमरे में ले गए और कमरा अंदर से बंद कर दिया। तो विवेकानंद ने सोचा कि पता नहीं ये क्या करने वाला है, और उसके बाद श्री राम कृष्ण देव रोने लगे। उनकी आंसू की धारा बहने लगी और देवी को संबोधित करके कहने लगे कि हे माँ, तुमने इसको भेजने में देर क्यों कर दी? और नरेंद्र से कहा कि तुम इतने देर से मेरे पास कैसे आए? तुमको तो बहुत पहले आ जाना था। ये तो डेस्टिन्ड था कि तुमको मेरे पास आना है, तुम तो देर से आए। फिर उनको बहुत सी मिठाई-विठाई ज़बरदस्ती खिलाई और सब कुछ कहा और कहा तुम मेरे से फिर जल्दी से जल्दी और मिलने के आने की कोशिश करो। और तब उनका श्री राम कृष्ण देव से तब उन्होंने ट्रांस के बारे में पूछा। ये इस अनुभव से मैं भी गुज़र चुका हूँ। एक जगह है गुलमर्ग के आगे खिलनमर्ग, उसके आगे यल पत्थर या कुछ इस तरह का नाम है कश्मीर में। मैं जब 1979 में पहली बार कश्मीर गया, हालाँकि एक ही बार गया हूँ, सबसे ऊपर पहुँचने के बाद मुझे वर्ड्सवर्थ की याद आई, कुदरत का नज़ारा देख के। घाटी में मीलों दूर तक मुझे दिखाई पड़ रहा था, दूर तक की घाटी मुझे दिख रही थी। तो मैंने कहा यार इसमें कुदरत में आदमी एक कैसे हो जाएगा? मैंने 8 बरस अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया बच्चों को, लेकिन मैं कभी वर्ड्सवर्थ के साथ में, नेचर के साथ एक नहीं हो सका। जब बहुत दूर मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जो मीलों दूर दिखने वाले पेड़-पौधे और घाटी है, मेरा जिस्म खड़ा रह गया और मेरे प्राण या मेरी आत्मा वहाँ एक क्षण के अंदर चली गई। और थोड़ी देर बाद पत्नी आई, उन्होंने कहा क्या हो गया? तो मैं वैसे ही लौट आया जैसे रिवर्स गियर में कार लौटती। तब पहली बार मुझे लगा कि ये कोई बात है जो तब मुझे रामकृष्ण परमहंस समझ में आए। तब मैंने विवेकानंद को गहरे से पढ़ना शुरू किया कि हे वर्ड्सवर्थ, तुमने विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस से मिलाया और तुमने मुझे विवेकानंद से मिला दिया। तो अब समझ में आता है कि दुनिया में कवि जो होते हैं, वो समुद्र की तरह होते हैं, उनमें नदियों जैसा भेदभाव नहीं होता, चाहे नाम उनके कितने भी अलग-अलग रखें या भाषा कितनी भी अलग-अलग रखें। ये इस तरह से वहाँ पर वो पहुँचे। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बतला रहा था। तो यहाँ आने के बाद छत्तीसगढ़ में विवेकानंद इसके पहले लौटने के तत्काल बाद वो क्रांति करना चाहते थे। विवेकानंद वांटेड टू बिकम अ रेवोल्यूशनरी। वो हथियार के ज़रिए अंग्रेज़ को यहाँ से हटाना चाहते थे। ये जो भगवा रंग उनको पहना दिया गया है, ये बहुत कन्फ्यूज़िंग है। वो हटाना चाहते थे और उन्होंने हथियार इकट्ठे किए। इस देश के राजाओं से, रजवाड़ों से, अमीर आदमियों से, कलकत्ते के भद्र लोग से सबसे मिले, उनसे मदद माँगी। दुनिया के बड़े-बड़े जो आर्म्स के सप्लायर हैं, हथियारों के खुदाई करता है, उनसे संपर्क किया, लेकिन उनको पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। तो विवेकानंद एक असफल क्रांतिकारी भी हैं, बुनियादी तौर पर। और उस क्रोध से निकल के जब वो रामकृष्ण से मिले, वही वो एक समय है 1881 के आसपास का। तब रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद उनके मन में वैराग्य नहीं आया, जनता की सेवा करने का एक मामला उनके दिमाग में आया। विवेकानंद अपने जब गुरु से मिलते थे, असल में उनका चेहरा बहुत भगवा कर दिया गया है। मैं भगवा चेहरे से विवेकानंद को अलग करना चाहता हूँ। अव्वल तो मैं आपको दिखा दूँ कि छत्तीसगढ़ में विवेकानंद आए थे, उस पर मैंने किताब संपादित की है। ये राजकमल प्रकाशन ने इसको छापी है और ये छत्तीसगढ़ में विवेकानंद के आने का पूरा इसके अंदर विवरण है। हम इसमें और हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस के साथ जब वो रहते थे, तो एक दिन होटल से, उनके घर में रहते थे अपने, एक दिन होटल से मांस खा के आ गए। वहाँ नियम ये था कि आपको जो खाना है, जो पीना है, जो सोना है, जो उठना है, जो भक्ति करना है, जो पूजा करना है, जो बातचीत करना है, सब नियम अनुशासन की संहिता के अंतर्गत होगा। लेकिन नरेंद्र के लिए छूट थी। तो लोगों ने शिकायत की कि हो सकता है ये बीफ खा के आया हो। तो रामकृष्ण ने कहा कि इसके लिए छूट है। तो लोगों ने कहा कि ये आप पक्षपात कैसे करते हैं? उन्होंने कहा ये पक्षपात नहीं करते, ये ईश्वर ने उसको इस तरह से बनाया है। वो जो कुछ भौतिक काम करता है,
उसमें जो उसकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, वो भौतिक रूप से काम नहीं करती हैं। वो एक ऐसी स्थिति में रहता है जिसको तुम लोग नहीं समझ सकते। ये कोई बड़प्पन नहीं है या डींग नहीं मार रहा है। वो एक तरह की परीक्षा ले रहा है संसार की कि मैं इसमें उस तरह से रहूँगा जैसे जल में कमल रहता है, कीचड़ में भी रहता है, पानी में भी रहता है, लेकिन ये नरेंद्र का एक अजीब-सा संस्कार, इसको कुदरती संस्कार आप समझिए, ये इसने कहा है। ये एक तरह से कहना चाहिए कि उसे ध्यान सिद्धि है, एक तरह से उसे निश्चय की सिद्धि है और ये उससे वि हमको नरेंद्र को समझने की कोशिश करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण उनके जीवन का क्षण है जो आज है। आपने वो दिन चुना है, मैंने वो दिन चुना है। आज 11 सितंबर 1893 को विवेकानंद शिकागो गए थे। बहुत सी किताबों में लिखा है, क्यों गए थे? अब एक 30 बरस का नौजवान जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास साधन नहीं है, जिसके पास कोई कल्ट नहीं है, जिसके पास कोई समझ लीजिए कि साधन सहायता नहीं है, जिसके पास में कोई मंदिर मस्जिद नहीं है, कुछ नहीं है, उसके दिमाग में अचानक से इल्हाम, अचानक से विचार आए, अचानक से एक हौसला आए, अचानक से एक वहम आए कि मुझे अमेरिका जाना है जहाँ की पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स ऐसी कोई चीज़ हो रही है, विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा है और भारत से हिंदू धर्म के दूसरे प्रतिनिधि जा रहे हैं, बौद्ध धर्म के श्रीलंका से जा रहे हैं, जापान से जा रहे हैं और जगह से आ रहे हैं। उन्हें कोई निमंत्रण भी नहीं है, वो ही वैसे मतलब नॉन कॉग्निजेबल एंटिटी थे, उन्हें कोई जानता कैसे था? लेकिन उनके मन में आया, तरह-तरह की किताबों में लिखा गया कि विवेकानंद क्यों गए थे। लेकिन चूँकि हम 2020 में उनके बारे में बात करते हैं, तो हमें उन चीज़ों से प्रभावित हुए बिना अपनी तर्क बुद्धि को किराए पर किसी को नहीं देना चाहिए। 30 साल के एक नौजवान को पैसे की ज़रूरत थी। भारत में लोगों की सेवा करने के लिए विवेकानंद को धन की ज़रूरत थी। तो पहला बुनियादी सवाल उनके मन में आया कि मुझे धन चाहिए वहाँ से, सुनते हैं कि अमेरिका में जाने से बहुत धन कमाते हैं। वो धन कमा के मैं लोगों को यहाँ लाके दूँगा। दूसरी बात उनके मन में फिर आई कि कल्चर का एक दूसरे से मिलन होना चाहिए। हमने अमेरिका की कल्चर के बारे में सुना पढ़ा है, हमारे भारत की कल्चर तो सबसे पुरानी है। हम अपनी कल्चर के बारे में हमें घमंड है, गर्व है और सही है। तो दोनों कल्चर्स का, दोनों संस्कृतियों का फ्यूज़न होना चाहिए। क्या ये फ्यूज़न करना संभव है? और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो विवेकानंद ने बाद में कही, पहले नहीं कही, वो ये है, हम हिंदुस्तान के लोग घरघुस्सू हैं, ऐतिहासिक रूप से सदियों से। हम हिंदुस्तान के लोग बहुत दब्बू हैं, हम विनयशील हैं, हम सहनशील हैं, हम जोखिम नहीं उठाते। कोलंबस ने अमेरिका ढूँढा, हम तो ढूँढ सकते थे लेकिन हम गए नहीं। हम भारत से बाहर कहीं जाते नहीं। निर्मल वर्मा हमारे बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने कहा कि हम भारतीयों ने सदियों से एक आत्मतुष्ट ऐसी प्रविधि आविष्कार कर ली है कि हमको लगता है कि जो कुछ हमने किया वो पर्याप्त है, हमें कोई से सीखने की ज़रूरत नहीं है और हम किसी को सिखाना भी नहीं चाहते। हम अपने आप में उसी कोष्ठक में बंद रहना चाहते हैं। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण कारण था कि विवेकानंद में एडवेंचर था। विवेकानंद में जोखिम उठाने का मादा था। विवेकानंद में बाहर जाने का मन था क्योंकि उसके पहले वो 6 साल हिंदुस्तान में पैदल-पैदल पूरे देश में घूम चुके थे। उत्तर से दक्षिण से पूरब से पश्चिम तक विवेकानंद घूम चुके थे। लोगों की तकलीफ, लोगों की गरीबी, लोगों की परेशानी, जाति प्रथा, विधवा विवाह की समस्या, बाल विवाह की समस्या, इंटरकास्ट मैरिज और तमाम तरह की जितनी सामाजिक बुराइयाँ, अच्छाइयाँ वो सब देख चुके थे। ये एक बुनियादी कारण है कि इसके कारण भी विवेकानंद वहाँ जाना चाहते थे और बाद में उन्होंने कहा शिकागो पहुँच के कि भारत से केवल 2 लोग आज तक बाहर गए हैं भारत की संस्कृति का प्रचार करने। 2500 साल पहले बुद्ध गए हैं जो पूर्वी देशों में गए हैं और 2500 साल बाद मैं आया हूँ। बुद्ध तो अपने धर्म का प्रचार करने गए थे क्योंकि 2500 बरस के पहले का संसार ऐसा ही था। लेकिन विवेकानंद धर्म का प्रचार करने नहीं गए थे। विवेकानंद हिंदू धर्म के प्रतिनिधि की हैसियत से नहीं गए थे। मैं विवेकानंद को धर्म का नहीं, भारत की संस्कृति का प्रतिनिधि मानता हूँ। विवेकानंद हमारे सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं संस्कृति के, मैं उनको धार्मिक आदमी नहीं मानता, मैं आपको बताता हूँ। वो वहाँ पर इस वजह से गए थे, संस्कृति भारत की लेके। उन्होंने कहा कि सारे देश में अलग-अलग तरह के लोग रहते हैं। मुसलमान आए, तरह-तरह के यवन आए और तमाम लोग आए, बाद में अंग्रेज़ आए, डच आए, पोर्चुगीज़ आए, फ्रेंच आए, तमाम तरह के लोग आए। लेकिन मुसलमानों को छोड़ के कोई यहाँ रहा नहीं। मुसलमान यहाँ रहे और आज भी 15 करोड़ से ज़्यादा हैं। वो हमारे धर्म में समाहित नहीं हुए। हिंदू धर्म और इस्लाम में आपस में समाहित एक दूसरे के साथ होना नहीं हुआ। बहुत सी चीज़ें ली एक दूसरे से, लेकिन हम
अभी भी अलग-अलग पहचाने जाते हैं अपने कर्मों से, कुकर्मों से, दोनों से, और हम उनसे आपस में मिले नहीं। लेकिन वो हमारी संस्कृति में शामिल हो गए, वो हमारे धर्म में शामिल नहीं हुए। विवेकानंद ने कहा तो धर्म एक मोटी चीज़ है, व्यक्तिगत चीज़ है, निजी विश्वास की चीज़ है, एक समूह के विश्वास की चीज़ है, लेकिन संस्कृति एक व्यापक परिवेश है। वो एनवायरनमेंट है, वो हवा है, वो साँस है, वो पानी है, वो अग्नि है, वो परंपरा है, वो समझ है, वो बूझ है, वो स सूँघ है एक तरह की। तो उसमें वो शामिल हो गए। ये बात उन्होंने वहाँ जाके विवेकानंद ने कही। तो इस चीज़ को समझने के लिए वो गए। और एक और बहुत छोटी-सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। उनको एक प्रोफ़ेसर राइट हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उनने कई चिट्ठियाँ लिखी कि इस आदमी को बुलाया जाए, ये तो बहुत बहुत विद्वान है, मैं इसको किसी जगह एक महिला के यहाँ मिल के आ गया हूँ। वो नीचे पेड़ के नीचे पड़े थे, वहाँ की ठंड में ठिठुर रहे थे, उनके पास तो खाने को नहीं था, बहुत कम कपड़े थे। तब एक भद्र महिला ने उनको बालकनी से देखा, जैसे आपके घर में बालकनी से आप किसी गरीब आदमी को देख लें या हमारे घर की महिला कोई देख ले, और उनको लगा कि पता नहीं कौन-सा आदमी किस संसार से आया है। उनको बुलाया, उनसे बात करी, उनको खिलाया-पिलाया, अच्छे से रखा। और जब उस भद्र महिला ने, जो अज्ञात महिला है, उस एक तरह से माँ है विवेकानंद की, वो हम सब की माँ है। उसने उनको अच्छे से रखा और समझा कि इसमें कोई ख़ास बात है, और वो पढ़ी-लिखी महिला थी, विदुषी थी, एक अच्छे अमीर घराने की थी, और वो धर्म सम्मेलन सुनने जा रही थी। तब प्रोफ़ेसर राइट को उन्होंने कहा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, और प्रोफ़ेसर साहब ने बहुत चिट्ठियाँ लिखी, और चिट्ठियाँ लिखने से उनको एंट्री मिल गई। हाँ, यहाँ मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ। संसार के इतिहास में जितने बड़े लोगों को मैंने पढ़ा है, बहुत कम पढ़ा है लेकिन कुछ तो पढ़ा है, विवेकानंद के पिता से बड़ा पिता मैंने कोई नहीं देखा। अपने बच्चे का लालन-पालन जिस तरह से उस पिता ने किया है, और एक-एक तंतु-तंतु उनके चरित्र का जिस तरह बनाया है, ऐसा पिता मैंने नहीं देखा। और वो वकील था, जिससे मुझे गर्व होता है। हालाँकि मैं अपने बच्चे के साथ उतना न्याय नहीं कर पाया, लेकिन विवेकानंद के साथ में उनके पिता ने किया। और रति जी, ये जो धर्म सम्मेलन हुआ है, या सब जगह धार्मिक सम्मेलन होते हैं, अब तो बहुत होते हैं, मतलब अपने देश में फसल कम होती है, धर्म सम्मेलन ज़्यादा होते हैं। ये किस तरह के लोग करते हैं? चार्ल्स बोनी नाम का जो बहुत बड़ा वहाँ का वकील था, क्रिमिनल लॉयर था, वो भी फौजदारी वकील था, उस शहर का, शिकागो का। उसके पास इतना पैसा आ गया, वकीलों के पास इस तरह पैसा आता है, इसका एकाध प्रतिशत ज्ञान मुझको है, ज़्यादा नहीं है। चार्ल्स बोनी तो बहुत बड़े थे। उसके पास इतना पैसा आ गया कि उसको लगा कि पाप शमन करने के लिए, धरती के इतिहास में अपना नाम अमर करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, किसी की सलाह मान के एक फौजदारी के वकील ने ऑर्गेनाइज किया, संगठित किया, ये धर्म सम्मेलन किसी नेता ने नहीं किया, किसी धार्मिक आदमी ने नहीं किया। पूरा पैसा सर चार्ल्स बोनी का लगा था, सर नहीं, चार्ल्स बोनी का लगा था। और उनके तक ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा ठीक है, एक वकील का बेटा आया है तो उसको सुन लेते हैं। पहले के सत्र में विवेकानंद का नाम पुकारा गया तो डर के मारे उठे नहीं, दूसरे पंक्ति में बैठे थे, पैर उनके पत्थर की तरह, बर्फ की तरह जम गए, उठे नहीं। सिर झुका लिया ताकि मुझे कोई पहचाने नहीं, और किसी ने उनको नहीं पहचाना। उसके बाद फिर उनको कहा लोगों ने कि ये क्या बात है, लंच ब्रेक हो गया, दूसरा सत्र लगेगा, आप क्यों नहीं बोलते? दूसरे सत्र में उनको आग्रह के साथ नाम पुकारा गया कि विवेकानंद भारत से आए हैं। 8 मिनट का भाषण दिया, और पहला शब्द कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। भारत में आज तक, आप तो खैर बहुत विदुषी हैं और धर्म संस्कृति वगैरह के इलाके में, फिलॉसफी में हैं, विश्व कविता के साथ हैं, बहुत सी चीज़ें आपके बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग अज्ञानी हैं। बहरहाल, लेकिन किसी भी धर्म सम्मेलन में किसी भी बड़े वीतरागी पुरुष की तरफ से, जिसकी दाढ़ी है, मूछ है और पगड़ी है, और सब चोचले हैं, वो किस तरह भाषण देता है? वो सज्जनों और देवियों कह देगा, माताओं बहनों कह देगा, और कुछ कह देगा। लेकिन अमेरिका में, उस वक्त के अमेरिका में 1893 में जिस तरह की संस्कृति है, समाज के अंदर स्त्री पुरुष के संबंध है, ये अमेरिका है। इसलिए विवेकानंद ने जानबूझकर सायास, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा। पहले बहनों कहा, उसके बाद भाई कहा। जैसे उन्हें सिस्टर्स और ब्रदर्स कहा, तो सिस्टर्स बोलने के बाद और ब्रदर्स तक सुनने की लोगों को धीरज नहीं रहा, और तालियां बजना शुरू हो गई। ये धरती के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा आदमी आया है, संसार के सबसे प्रगतिशील देश में, उन्नत देश में, अमीर देश में, और सबसे बड़े सम्मेलन में, विश्व के स्तर के सम्मेलन में,
जो यहाँ की महिलाओं को तरजीह दे के पहले उनको सिस्टर कह रहा है, और वो भी भारत से आया है जिसको मैडम मैडम नहीं कह रहा है। वो पराजित भाव से नहीं आया है, एक गुलाम मुल्क से आया जरूर है अंग्रेजों के, जहां अमेरिका का भी हिस्सा है बर्बादी करने में, लेकिन वो सिस्टर करके बराबरी के स्तर पर वो फिर ब्रदर्स कह रहा है, इससे तालियां बजी। उसके बाद 8 मिनट का भाषण आपने जगह जगह पढ़ा होगा, छपा है। चमत्कारिक बात यह है कि रामकृष्ण मिशन हिंदुस्तान का जो है उसके सहित पूरी दुनिया को 1960 तक विवेकानंद का पूरा भाषण उपलब्ध नहीं था जो सही था। पूरा भाषण जो छपा है सारी दुनिया में रामकृष्ण मिशन के लिटरेचर में भी, आप उसको पढ़ें, उसमें एक बात नहीं आती है जो असल में विवेकानंद ने कही थी। विवेकानंद के जिस भाषण के जिस हिस्से पर ताली बजी वो तो छपा है, लेकिन पहली ताली और आखिरी दूसरी ताली के बीच में एक बार और ताली बजी, और वो बात एक वहां मेरी लुइस बर्क नाम की विदेशी हैं, अमेरिका की रही हैं। उन्होंने 6 खंडों में यूरोप और अमेरिका में विवेकानंद का विवरण लिखा है। वो पूरे के पूरे 6 खंड मेरे पास हैं, मैंने उनको देखा है। मेरी लुइस बर्क ने कहा है 4 बड़े अखबार लेके, जैसे आपके त्रिवेंद्रम से 4 अखबार निकलते हो या मेरे शहर से निकलते हैं, तो उस वक्त के जो 4 सबसे बड़े अखबार थे 1893 के, वो उन्होंने खोज निकाले, क्योंकि उस वक्त बोलना नहीं होता था, ऑडियोग्राफी नहीं होती थी, वीडियोग्राफी इस तरह की नहीं होती थी। तो उन अखबारों के रिपोर्टर्स ने जो रिपोर्ट छापी उन्होंने निकाला, और निकालने के बाद सबको देखा मिला के तारतम्य से कि किस तरह का भाषण बनता है जिसमें एक होमोजेनिटी क्रिएट होनी चाहिए आर्गुमेंट्स की। तब उसमें से एक वाक्य ढूंढ के उस महिला ने निकाला जो अधिकतर अखबारों में रिपोर्ट हुआ था, और जिसको जो विवेकानंद का अधिकृत सोर्स है हिस्ट्री बैरू की बनाई हुई, और भारत में और सब जगह जो वहां से ली गई है, उधार ली गई है वगैरह, और रामकृष्ण मिशन में भी है, वो कहीं भी ये वाली बात नहीं थी, क्योंकि ऐसी रिसर्च किसी ने फील्ड पे जाके नहीं की थी। उसमें एक वाक्य विवेकानंद ने कहा था जो अद्भुत वाक्य है, और जो आज के हिंदुस्तान को या अनंत काल हिंदुस्तान को समझने के लिए वो वाक्य सबसे बुनियादी और पहला वाक्य है जो और किसी ने नहीं कहा। विवेकानंद ने उस सभा में कहा था, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू आई एम प्राउड टू बिलोंग टू रिलीजन इन द लैंग्वेज ऑफ विच द संस्कृत द वर्ड एक्सक्लूजन इज अनट्रांसलेटेबल। मैं उस देश का रहने वाला हूं जिसके धर्म की भाषा संस्कृत में बहिष्कार नाम के शब्द का अनुवाद नहीं होता। अनुवाद से आशय बहिष्कार तो अपने आप में एक शब्द है, लेकिन बहिष्कार का कर्मगत अनुवाद नहीं होता। हम किसी को, हिंदुस्तान के लोग जो संस्कृत बोलने वाले हमारी मातृभाषा है और जो भी है, हम किसी का बहिष्कार नहीं करते। और इसीलिए विवेकानंद ने कहा था उस भाषण में, और बाद में पूरे जीवन कहा, और हम सब लोग जानते हैं, सारे संसार में जितने धर्म हैं, ऑर्गेनाइज रिलीजन्स हैं, हिंदुस्तान में जितने धर्म के लोग एक साथ रहते हैं धरती में कहीं नहीं रहते, और हिंदुस्तान में जितनी बड़ी संख्या में रहते हैं उतना भी धरती में कहीं नहीं रहते। ये विवेकानंद के समय हो चुका था, इसलिए विवेकानंद इस बात से परिचित थे। इसलिए बहिष्कार नाम का शब्द अगर भारत की धरती में, भारत की संस्कृति में, भारत की समझ में, भारत की भाषा में, भारत के चरित्र में, भारत के सब तरह के अवदान में नहीं है, तो आज हम कैसे कह सकते हैं कि ये हिंदुओं का देश है? हम कैसे कह सकते हैं कि एक भाषा बोलने वालों का, एक धर्म बोलने वालों का, एक जाति वालों का, ऊंची जात वालों का, जिनके कब्जे में संस्कृत भाषा है वगैरह वगैरह, उनका देश है? ये विवेकानंद का अस्वीकार करना है, ये विवेकानंद को नकारना है। ये विवेकानंद ने मूल बात वहां पर कही थी। और विवेकानंद ने इसके साथ असल में क्या था कि हम ईसाइयत से परेशान थे। भारतीय नवजागरण शुरू हो गया था राजा राम मोहन रॉय के समय से, सब लोग जानते हैं। राजा राम मोहन राय के समय से और विवेकानंद के बीच में कालखंड में बहुत सा समय निकला है। उस पूरे दरमियान जितने बड़े लोग हुए हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, आशुतोष मुखर्जी हुए, केशव सेन हुए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हुए, और कई लोग हुए, और बाद में विवेकानंद मैदान में आए। शुरुआत में हम भारत के अतीत से बहुत प्रभावित थे, आज भी हैं कई लोग। जैसे भूत के पैर कहते हैं पीछे की तरफ होते हैं, वो आगे भी चलता है तो पैर पीछे की तरफ होते हैं। ऐसी अतीत जीवी लोगों का एक बड़ा गिरोह इस देश में है जो बहुमत में है, उस वक्त भी थे। उनको भारत का अतीत बहुत अच्छा लगता था, लेकिन गुलामी तो हमको विदेश की करनी पड़ रही थी। तो भारत के अतीत की अपनी पराश्रित जीवन की शैली को जिंदा, कायम और समुन्नत बनाने के लिए क्या तरीका निकालें? तो उन्होंने अंग्रेज और हिंदुओं को मिलाने की, हिंदुस्तान को मिलाने की कोशिश की, एंग्लो इंडियन या इंडो एंग्लियन कल्चर पैदा करने की कोशिश की, कि ऊपरी तामझाम और जीवन की सभ्यता और रहना सहना ये सब हमको अंग्रेजों से सीखना चाहिए, भाषा सीखनी चाहिए, लेकिन
हमें अपने उन महान आदर्शों की तरफ ध्यान रखना चाहिए। मतलब हमको सामाजिक व्यवहार में कूढ़ मगज रहना चाहिए। हमको दलित, आदिवासी, हरिजन ये सब मुसलमान करना चाहिए और ऊँची-ऊँची बातें ब्राह्मणों के कब्ज़े में रहनी चाहिए। पोथी पढ़ना चाहिए, पंडिताई करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, तहस-नहस सब कुछ करना चाहिए, समाज को जातियाँ माननी चाहिए, सब कुछ। लेकिन जब हमको गवर्नेंस में जाना हो, जीवन यापन करना हो, शिक्षा लेनी हो, सरकार से बात करनी हो, विदेशों में पढ़ने जाना हो, हमें फैशन की ज़रूरत हो, कपड़े हमें अच्छे पहनने हो, खाना हमें अच्छा खाना हो, तो इन लाक्षणिकताओं के लिए, सामाजिक लाक्षणिकताओं के लिए हमें अंग्रेज़ियत का अनुसरण करना चाहिए। इस तरह का अमलगम, इस तरह का एडमिक्सचर ये राम मोहन रॉय के समय से शुरू हुआ। हालाँकि इसकी शुरुआत तो इसी तरह हो सकती थी, इनको दोष तो नहीं दे सकते। विवेकानंद के समय में विवेकानंद भारत के इतिहास के पहले जननायक हैं, क्योंकि गांधी से उम्र में बड़े थे 6 साल और गांधी से बड़ा आदमी बनने की प्रक्रिया में 10-20 साल बड़े थे, आगे थे। विवेकानंद ने कहा कि हिंदुस्तान के हिंदुत्व की जो सारी अच्छी बातें हैं हिंदू धर्म की, वो एक कालखंड था जब इस देश में कोई विदेशी नहीं आया था। दूसरा कालखंड वो हुआ जब हमारा भक्ति काल आया, जब अंग्रेज के बदले उसके पहले मुसलमान आ चुके थे। तरह-तरह के गोरी थे, गजनवी थे और अंततः मुगल वंश आके उसने यहाँ रहना तय कर लिया और पीढ़ियाँ निकल गई उसकी। उस समय हिंदू और मुसलमान के बीच में कल्चरल फ्यूजन होने की वजह से एक धर्म की और जाति की और भारत की नई अवधारणा पैदा हुई, मध्यकाल की। क्योंकि कभी-कभी मैं कहता हूँ, मुझे अचरज होता है कि आज जिस तरह हम राम मंदिर बना रहे हैं, कृष्ण मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं वगैरह, हिंदुओं के दशावतार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सारे देवी देवताओं को मिला लें 33 करोड़ हैं वगैरह, राम और कृष्ण लोक मानस में सबसे लोकप्रिय हैं। और राम और कृष्ण को हिंदुस्तान के लोगों के मन में बैठा देने का काम धार्मिक नेताओं ने नहीं किया है। यहाँ भी आपको गर्व होना चाहिए, मुझको नहीं। उसको कवियों ने किया है। राम और कृष्ण को हिंदुस्तान से आत्मसात करने का काम 6 कवियों ने किया है रति जी। सूरदास और तुलसीदास, जायसी और रसखान, रहीम और कबीर। इनको हिंदुस्तान की मिट्टी का अंश बनाने का काम 6 कवियों ने किया। 4 मुसलमान हैं, केवल 2 हिंदू हैं। ये मध्यकाल में हमारे हिंदू धर्म की, व्यापक भारतीय धर्म की हमारी समझ से विवेकानंद परिचित थे और उससे आत्मतुष्ट थे। उसके बाद जब अंग्रेज आए, तब ईसाइयत आई। अब ईसाइयत का भी फ्यूजन होना था क्योंकि अंततः वो एक धर्म है। भले ही मुसलमानों की संख्या के मुकाबले वो कम है, लेकिन ईसाइयत का प्रभाव तो गवर्नेंस में होने के कारण, सरकार में होने के कारण, व्यापार में होने के कारण, हमारा शोषण होकर हमारा धन विदेश ले जाने के कारण, हमें ऊँची शिक्षा देने का लालच, प्रलोभन या अवसर देने के कारण, हमारे बच्चों को बाहर ले जाने के कारण और उससे अच्छा जीवन यापन मिलने की संभावनाएँ बुनने के कारण, उनका इम्पैक्ट तो भारत पर मुसलमानों से फिर ज़्यादा हुआ और धीरे-धीरे पूरा ही हो गया, कब्ज़ा हो गया। और हमारी भारतीय आज़ादी के और बाकी जितने बड़े नायक थे, विवेकानंद को छोड़कर, क्योंकि वो ग्रेजुएशन करने के बाद दूसरी तरह से अमेरिका गए थे, जो मैंने आपको बताया, आप भी जानते हो, सब लोग जानते हैं। गांधी जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस और जितने हमारे बड़े नेता थे, जो आज़ादी की लड़ाई के बहुत से योद्धा थे और भी दूसरे लोग, वो पढ़े तो सब इंग्लैंड में थे। भारत में ऊँची शिक्षा देने का प्रबंध तो नहीं था, या अगर मिलता तो उनको बहुत बड़ा विद्वान या आलिम फाजिल कोई नहीं मानता, तो वहाँ से पढ़ के आए। बाद में क्या किया वो एक अलग मुद्दा है। तो ऐसी स्थिति में विवेकानंद के सामने एक फ्यूज़न था और इस दंश से पीड़ित होकर भी विवेकानंद अमेरिका गए थे कि देखें तो ईसाइयत में ऐसी क्या बात है जो हमारा मुल्क गुलाम है। मैं क्रांति करना चाहता था लेकिन मदद नहीं मिलने के कारण मैं क्रांति नहीं कर पाया। वो ऊँचे वर्ग के लोगों को, अमीरों को कहते थे अजगर है ये, स्लीपिंग लेवियाथन है। ये इन लोगों से मदद हमको नहीं लेनी चाहिए। हमको मासेस के पास जाना चाहिए, हमको जनता के पास जाना चाहिए। वो भारतीय संत नीति का या भारतीय धार्मिक नीति का या भारतीय संत समुदाय का अकेला प्रतिनिधि है जो कहता था कि हमको मासेस के पास जाना चाहिए, बड़े लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। जबकि सब बड़े लोगों के पास जाते हैं। ठीक उल्टा कहा उसने। तो जाके जब वहाँ देखा, तो ईसाइयत को ये भ्रम था और ये कोई बुराई करने की गरज से मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। ईसाइयत को और ईसाई धर्म को ये वहम था, ये अहंकार भी था और सही भी तो था बहुत सा, कि हम सुपीरियर हैं। और वहाँ के बहुत से साधु और पादरी लाखों करोड़ों कमा रहे थे सिर्फ ये बताने के लिए कि हम ईसाई
लोग अगर भारत जैसे देश में जाएंगे जो हीथन कल्चर का सिविलाइजेशन का देश है, हम उनको सुधारेंगे, उनको समुन्नत करेंगे वगैरह वगैरह। उनकी दुकान अच्छी चलती थी। यहाँ भी धार्मिक चोचलेबाजों की दुकान चलती है, भाले हमारी वो यमुना नदी को बर्बाद कर दें, भाले हमारी बच्चियों को बर्बाद कर दें, भले ही सरकार की लाखों करोड़ की ज़मीन को हथिया के झूठी दवाइयाँ हमको दे दें कोविड-19 के नाम से, लेकिन नहीं हो, ये सब पहले वहाँ भी होता था। तो विवेकानंद उनसे उलझे। भारतीय ज्ञान की शुचिता और समझ को लेकर जो वहाँ पर पारंपरिक पंडित हिंदुस्तान के तब तक पहुँचे थे, उनसे अलग हट के एक नया रास्ता निकाल के उन्होंने उनसे बहस की। विवेकानंद ने डिबेट किया, विवेकानंद ने बहस की। एग्नोस्टिक्स के हो या प्रेस्बिटेरियंस के हों या प्रोटेस्टेंट्स हों या और तरह के रोमन कैथोलिक्स हों या पूरे पूरे के पूरे नास्तिक हों, वैज्ञानिक हों, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हों, सबसे बैठ के बहस की और निर्णायक रूप से उनको कन्विंस किया कि हिंदुस्तान में ज्ञान का भंडार है और वो दुनिया को मिलना चाहिए। उससे जो वहाँ के पंडित पादरी थे, उनकी दुकानें कम हो गई, ये वो चिढ़ने लगे। ईसाई धर्म में या ईसाइयत में पुनर्जन्म भी होता है। पुनर्जन्म की अवधारणा को विवेकानंद ने खारिज किया। उन्होंने कहा कि ये पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं होता, आप लोगों को इस तरह से बहकाइए मत। आप लोगों को कहते हैं कि तू पापी है और यीशु के पास चला जा, तेरा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि पिछले जन्म में तूने कोई पाप किया होगा। उन्होंने कहा ये सब नहीं चलेगा। तो जो नौजवान लड़के लड़कियां थे जो तालियां बजा रहे थे, शिकागो का सम्मेलन एक दिन नहीं हुआ, कई दिन चला। उन्होंने विवेकानंद को समर्थन दिया कि अव्वल तो ये कि हिंदुस्तान एक गरीब मुल्क है, इंटेलेक्चुअली स्पिरिचुअली हम नहीं मानते। दूसरी बात ये है कि ये पुनर्जन्म का जो पचड़ा है आप लगा के पैदा करते हो, ये हम नहीं मानते, ये आदमी वैज्ञानिक है, ये साइंटिफिक है। क्योंकि विवेकानंद ने साइंस का भी अध्ययन किया था। असल में वो जो पढ़ते थे ना, उसके बारे में ये भगवा रंग वाले बताते नहीं हैं। विवेकानंद ने उस वक़्त अमेरिका के सबसे बड़े विश्व स्तर के जो एजुकेशनिस्ट थे, हर्बर्ट स्पेंसर, उनकी किताब पर टिप्पणी लिखने और उसका अनुवाद करने के लिए चिट्ठी लिखी थी। विवेकानंद का पिता ऐसा पिता था कि जिसने उस वक़्त तक जो अवेलेबल था, उपलब्ध था, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 20 में से 11 खंड को रटा दिया था, क्रैम कर लिया था, कंठस्थ कर लिया था विवेकानंद ने। विवेकानंद ने चार्ल्स डार्विन के समानांतर इवोल्यूशन की थ्योरी लिखी थी। विवेकानंद ने इस तरह के इंटेलेक्चुअल काम बहुत से किए थे जो लोगों को नहीं बताया जाते या नहीं मालूम है। वो बैकग्राउंड लेके, वो पृष्ठभूमि लेके वहां गए और फिर विवेकानंद ने एक बुनियादी सवाल उठाया जो बहुत बुनियादी सवाल भारत में अलग तरह से उठा, अभी भी है, अब कम है लेकिन था। विवेकानंद ने कहा मैं किसी भी तरह के धर्म परिवर्तन के खिलाफ हूं। अगर ईसाइयत हो या इस्लाम हो, जो मुख्य धर्म है जिन्होंने भारत में धर्म परिवर्तन किया, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। उस भरी सभा में कहा और कन्विंस किया और लोगों ने तालियां बजाई, लोगों ने समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि ये जो ईसाई मिशनरी जाके भारत में लोगों को, गरीब लोगों को, खासतौर से दलितों को, आदिवासियों को मदद करते हैं और साथ साथ धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये तो दुराग्रह है, ये तो गलत है, ये तो एक अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तीन चार जो बुनियादी स्थापनाएं हैं धर्म की, सुधारात्मक अवधारणाएं, ये विवेकानंद ने उनके गले के नीचे से वहां उतारी। और उसके बाद इन लोगों को ऐसा लगा कि हिंदू धर्म का कोई झंडा गाड़ने यहाँ पर आदमी आया है और उसको हमको समझ में आना चाहिए। जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में असाधारण सभा में उन्होंने भाषण दिया, तो उस शहर का जो सबसे अमीर आदमी था, वो 5 सितारा 7 सितारा जो होता है उस तरह का सबसे अमीर आदमी का सबसे अच्छा घर, उसमें सबसे अच्छा जो शयन कक्ष या कमरा था, उसमें विवेकानंद को ठहराया गया। वो वैभव देख के चमत्कृत हो गए, परेशान हो गए और रात भर वो सोए नहीं। रात भर अपने आंसुओं से अपना तकिया गीला कर लिया और रात भर कहते रह गए, ये तो मातृमुखी बंगाल है ना, पितृमुखी तो महाराष्ट्र होता है जहाँ गणेश जी रहते हैं, यहाँ तो काली जी रहती हैं। रात भर कहते रह गए, ओ माँ, ये इतना वैभव लेके, इतनी खुशी लेके, इतनी खुशामद लेके, इतनी तारीफ लेके, इतना नाम यश लेके मैं क्या करूंगा जब भारत के हजारों लाखों करोड़ों आदमी, उनको दो वक्त खाने को नहीं मिलता। रात भर रोते रहे, रात भर सोए नहीं विवेकानंद। ये वेदना, ये तड़प, उस वक्त तो कोई मीडिया नहीं था। जैसे आजकल के नेता अपनी माँ को पकड़ के रोते हैं तो फोटो ज्यादा खिंचाते हैं, रोते कम है, या और भी तरह तरह से लोग रोते हैं। ये विवेकानंद के समय तो नहीं था। वो बहुत पीड़ित थे और बहुत परेशान थे। ये वेदना उनके अंदर जो भरी थी गरीब आदमी के लिए, वहां से उन्होंने रास्ता ढूंढा। वो जब 2-3 बरस बाद वहां से लौटे, रति जी, तब उन्होंने तय किया, तब तक श्री राम कृष्ण तो 1886 में चले गए थे।
तब उन्होंने तय किया कि हमको आगे काम अपने गुरु का बढ़ाना है। तब विवेकानंद ने बाकायदा कानून कायदे से एक रजिस्टर्ड कंपनी बनाई और रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना का भी एक चमत्कार है जो किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। कलकत्ते के पास एक छोटा सा गांव है जो आजकल कलकत्ते का हिस्सा हो गया है। रामकृष्ण मिशन की कल्चर इंस्टीट्यूट से 3-4 किलोमीटर दूर है आजकल। अपने एक दोस्त के यहाँ, गुरु भाई के यहाँ थे, कुछ दोस्त इकट्ठा थे, ठंड का समय था, दिसंबर का महीना था। जैसा कैंप फायर होता है, ऐसा कैंप फायर जैसा घर के बाहर कर रहे थे। माँ खाना बना रही थी, वगैरह वगैरह। और रात को जब सोए हैं विवेकानंद, उनके साथ में सपनों का चमत्कार बहुत होता था, पता नहीं क्यों होता था। अब ये चूंकि विवेकानंद के जीवनीकारों ने लिखा है तो मैं तो खंडन करने नहीं जा सकता, और विवेकानंद ने भी बहुत सा लिखा है और लोगों ने भी लिखा है। तो रात को जब वो सोए तो उनको ऐसा लगा कि नींद में, आधी नींद में, किसी ने उनसे कहा कि जाओ मिशन की स्थापना करो जनता की सेवा के लिए। और जिस आदमी ने कहा रात को अंधेरे में कि मिशन की स्थापना करो, वो ईसा मसीह थे। वो ईसा मसीह का ध्यान कर रहे होंगे, जैसे सपनों का सिद्धांत होता है वो। अब मैं फ्रायड व्रायड को तो नहीं पढ़ता, पढ़ूंगा भी तो समझ में नहीं आएगा। और फ्रायड, अब काहे को फ्रायड को पढ़े विवेकानंद को समझने के लिए। तो सवेरे उठकर ने कहा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना होगी। तब झगड़ा हुआ कि मिशन शब्द का हिंदी अनुवाद तो होता ही नहीं है। जो मिशनरी ईसाई हमारे देश में आज भी करते हैं सारी दुनिया में, उसका हिंदी अनुवाद तो नहीं है। वो अरविंद कुमार की थिसारस है, मेरे पास नीचे रखी है, उसमें भी देखा मैंने। तो शाब्दिक अनुवाद अलग है, लेकिन भावात्मक या यथार्थ अनुवाद जिसको कहते हैं वो तो होता नहीं है। क्योंकि हम हिंदू धर्म के जो पंडित लोग हैं, पोंगा पंडित, ये मिशनरी स्पिरिट से जनता की सेवा करते कहाँ हैं। हम तो मरने पर, जीने पर, बच्चा के पैदा होने पर, शादी ब्याह में हर तरह से पैसा लेते हैं, सीधा लेते हैं, मुस्टंडों की तरह पड़े रहते हैं, अयोध्या में पड़े रहते हैं। और अभी कोविड-19 की वजह से गया जी नहीं हो रही हैं, सबकी पुरखों की गया नहीं कर रहे हैं, जो हमारा एक लोकाचरण है। तो वहाँ के 15,000 पंडित बेकार घूम रहे हैं, काम नहीं है उनके पास। तो मिशनरी शब्द पर आपत्ति की और खूब झगड़ा हुआ आपस में, डेमोक्रेटिक तरीके से। इसीलिए रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है और जहाँ-जहाँ उसकी अधिकृत बड़ी संस्थाएँ हैं, वो रामकृष्ण मठ और मिशन कहलाती है। मठ शब्द उसमें है जो रामकृष्ण को, आत्मा की मुक्ति वाले लोगों को ध्वनित करता है, और मिशन शब्द है जो विवेकानंद की समाज सेवा को ध्वनित करता है। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की परंपरा के पहले साधु हैं, जिन्होंने कहा कि अपनी आध्यात्मिक मुक्ति के लिए, अपनी अपनी मुक्ति के लिए, निजी मुक्ति के लिए काम करना धर्म का आचरण करना नहीं है या कम है। लेकिन समाज की मुक्ति के लिए काम करना, और वो भी सबसे नीचे जो गरीब लोग हैं, पिसे हुए लोग हैं, अन्यायग्रस्त लोग जो हैं, जिनको छुआछूत से परेशानी है, गरीबी से परेशानी है, भुखमरी से परेशानी है, धार्मिक संकीर्णताओं से परेशानी है, हमको उनकी सेवा करना चाहिए। अकिंचन की सेवा करना ही धर्म है, हम ये चाहते हैं। और अपने निकटतम मित्र अद्भुतानंद से झगड़ा हुआ उनका। तब उन्होंने कहा विवेकानंद ने, तुम क्या समझते हो कि तुम रामकृष्ण को तुम जानते हो? मैं भी जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारी मुक्ति कैसे होगी? अगर हम समाज सेवा ही करते रहेंगे तो हम अपनी आध्यात्मिकता को लेकर के, चिंतन को लेकर के, अपनी तपस्या को लेकर के, अपनी पूजा प्रार्थना को लेकर ध्यानस्थ होकर हम कैसे करेंगे? तब विवेकानंद ने कहा कि भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाए तुम्हारे रामकृष्ण। मैं किसी रामकृष्ण को नहीं जानता, मैं किसी का शिष्य नहीं हूँ, मैं विवेकानंद हूँ। मैं जो कहता हूँ वो मैं करूँगा और मैं करके दिखाऊँगा। अब इसका आशय समझिए कि अगर आप डॉगमेटिक हैं, अगर आप अपने गुरु को इंटरप्रेट करने में कंजर्वेटिव हैं, अगर आप रामकृष्ण के संदेश को तालाब बनाना चाहते हैं, विवेकानंद जिसको समुद्र बना चुके थे, पूरी दुनिया में फैला चुके थे, अमेरिका में जाके झंडा गाड़ चुके थे, इंग्लैंड भी चले गए थे, लंदन भी हो आए थे, फ्रांस भी चले गए थे, हम कैसे इसको मानते? उस वजह से रामकृष्ण मिशन का पूरा धर्म का चेहरा बदल गया। और ऐसा भी नहीं है कि विवेकानंद को कोई भला आदमी मानता था अंग्रेज। जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी रति जी, तो जिससे जिसके पास विवेकानंद की लिखी किताबें मिलती थी उसको गिरफ्तार कर लेते थे अंग्रेज। और रामकृष्ण मठ और मिशन जिसे हम कहते हैं, बेलूर मठ में ताला लगा दिया था कि इसको बंद करो, ये खराब जगह की संस्था, इसको आगे नहीं चलने देंगे। तो ये कहना कि विवेकानंद भगवा ध्वज वाले थे, भगवा कपड़े वाले थे, केवल ईश्वर की प्रार्थना करते थे, हिंदू अमर रहेगा, ये देश हिंदू का है, ऐसा तो नहीं करते थे। वो जनता की सेवा करते थे, वरना ऐसी क्रांति की बात अगर वो नहीं करते तो अंग्रेज उनके पीछे क्यों पड़ता?
और उस काम को महर्षि अरविंद ने बाद में जितना उनसे हो सका और सिस्टर निवेदिता ने उनको संभाला। विवेकानंद वॉज पॉलिटिकली कॉन्शियस। भारत की राजनीति को बहुत नजदीक से वो देखते थे। लोकमान्य तिलक से उनका गहरा संबंध था। लोकमान्य तिलक को उन्हें उलाहने के स्वर में कहा भी था कि जो काम मैं बंगाल में कर रहा हूँ आप महाराष्ट्र में करिए। अब ये सब राजनीति वाजनीति के पचड़े में क्यों पड़ते हैं। यहाँ तक उनका संबंध था, पूरी तौर से उन्होंने कहा और फिर आगे बढ़े। और इसी दरमियान ये काउ प्रोटेक्शन वाले जो है ना, ये क्या बोलते हैं, माता गोमाता, गोमाता का गैंग उस वक्त भी था। गैंग शब्द गलत हो गया, मैं माफी चाहता हूँ। गोमाता के भक्त वहां भी थे। एक गोमाता के भक्त आए उनसे मिलने, विवेकानंद से कहा कि मठ मंदिर में कुछ पैसा ऐसा इकट्ठा किया है। तो बोले चंदा दीजिए। धार्मिक वही है, धार्मिक संस्थाएं वही चलाता है जो चंदा लेने में एक्सपर्ट होता है। जितना जितना ज्यादा चंदा लेगा उतना बड़ा आदमी होता है। बाकी तो श्री कहलाते हैं, ज्यादा चंदा वाले श्री श्री कहलाते हैं। वो गए तो स्वामी जी ने कहा कि क्यों आए हो। उन्होंने कहा पैसा लेने। बोले क्यों। बोले हम गाय की सेवा करते हैं। बोले क्यों करते हो। बोले हमको ईश्वर का संदेश है। तो बोले अगर हमारे पास आने के पहले कैसे करते थे। उन्होंने कहा मारवाड़ी समाज यहाँ पर है, वो हमको पैसा देता है और लोग भी देते हैं, आपसे भी लेना है, समाज के चंदे से करते हैं। तो विवेकानंद ने कहा कि अभी उत्तर भारत में कई जगह अकाल है। करीब करीब 15 लाख लोग अकाल की चपेट में हैं, हजारों मर रहे हैं। आप इनमें से किसी के लिए कुछ कर पाए। बोले नहीं, वो काम हमारा नहीं है। हम तो केवल गाय की सेवा करते हैं, मनुष्यों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्यों, गाय की सेवा क्यों करते हो, मनुष्यों की क्यों नहीं करते। आखिर पैसा तुम्हारा उधर जाना चाहिए। और जो मर रहे हैं उनके बारे में तुमको दया नहीं है। तो गौ सेवा के अध्यक्ष ने समिति के कहा कि वो तो उनके कर्मों का फल है। अगर उन्होंने अच्छे कर्म किए होते पिछले जन्म में तो नहीं मरते। तो विवेकानंद का बिल्कुल आप सही कहते हैं, मैं आपसे सहमत हूँ। ये जितनी गाय है ना, इनके पिछले जन्मों के कुकर्मों का फल है जो इस बार ये पशु बनी है। और कसाई इनको खाट के मुक्ति दे रहा है। तो इसलिए तुम्हारा जो तर्क है वो तुमको मैं ठीक से समझा रहा हूँ। अरे जाओ इंसानों की सेवा करो। उन्होंने कहा साहब आप बिल्कुल नहीं देंगे। उन्होंने कहा नहीं, अगर इंसानों की सेवा करने के बाद अगर पैसा बचेगा तब मैं गायों की सेवा करने सामने आऊंगा। रति जी, विवेकानंद ने और गांधी ने गाय को माता नहीं कहा। गाय को एक माता की तरह का पुण्यात्मा पशु माना है, लेकिन गोमाता जैसा शब्द नहीं कहा। इसीलिए तो गांधी जी ने बकरी का दूध पिया, गाय का दूध नहीं पिया। दूसरे एक और मौका हुआ। एक सखाराम गणेश देवस्कर नाम का बहुत प्रसिद्ध नाम है। ये मराठी थे, इधर भागलपुर वगैरह की तरफ कहीं पैदा हुए थे, बिहार या यूपी में कहीं के थे। वो पूरे जीवन कलकत्ता में रहे। विवेकानंद के समकालीन और एक तरह से मित्र थे। और उन्होंने बंगला में ही लिखा है क्योंकि वहां रहते थे। और उस वक्त के हिंदुस्तान की हालत लिखी, देशेर कथा, देश की हालत, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। उनके मित्र थे, तो वो उनसे मिलने आए विवेकानंद से और कहा कि पंजाब के कुछ सज्जन आए हैं, आपसे धर्म चर्चा करना चाहते हैं। धर्म शब्द को सुनने से विवेकानंद को बिजली का झटका लगता था। ऐसा झटका नहीं लगता था कि इल्हाम चढ़ता था कि मैं धर्म पे भाषण दूं। उनको लगता था कि जो धर्म की चर्चा करने आया है वो धार्मिक नहीं होगा, ये पक्का है। वो बहुत देर बात करने की गरज से आए। उस वक्त पंजाब में अकाल था। भारत तो पूरा ही अकालग्रस्त था, अंग्रेजों के समय बहुत बुरी हालत में था। उन्होंने पंजाब की बुरी हालत पूछी। उन्होंने बताना शुरू किया। बहुत देर हो गई। जब बहुत देर हो गई तो उन्होंने नमस्कार कर लिया। बोले सब चर्चा पूरी। उन्होंने कहा स्वामी जी, मैं तो धर्म के बारे में चर्चा करने आया था। आपने तो पंजाब की समस्या पर बात की, इंसानों की भूखमरी की बात की, वहाँ की समस्या की बात की, किसानों की बात की, तो धर्म के बारे में तो बात नहीं की। तो बोले जितनी बात मैंने की वो तो धर्म की बात हुई ना। और याद रखिए धार्मिक साहब, इस देश में जब तक एक कुत्ता भी भूखा रहेगा तब तक विवेकानंद को उसको रोटी खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। इसके अलावा कोई धर्म नहीं होता है। ये धर्म की बात आप ध्यान रखने की कोशिश करिए। और मैं अपनी बात को समेटता हूँ धीरे धीरे। एक महत्वपूर्ण बात है, आप जिस इलाके में हैं, जिस प्रदेश में हैं, वहाँ जिस पार्टी की हुकूमत है उससे मैं परिचित हूँ। और विवेकानंद जिस जगह पैदा हुए वहाँ भी उसी पार्टी की हुकूमत काफ़ी दिन तक के रही है। कम्युनिस्ट जो विचार है वो वहाँ भी रहा है और आपके यहाँ भी है। उस कम्युनिस्ट विचार में प्रोलेटेरिएट एक शब्द होता है। साधारण जनता होती है सर्वहारा और एक कैपिटलिस्ट होता है पैसे वाला। ये सिद्धांत कहता है राजनीति का कि हमको जनता की हुकूमत स्थापित करने का मौका दीजिए और हम सर्वहारा की हुकूमत स्थापित करेंगे। और सर्वहारा की हुकूमत अधिनियमित तरीके से चुनाव के जरिए या अन्यथा होती है, बहुत जगह है, अभी भी है, अपने यहाँ भी है। बहरहाल तो ये होगा। लेकिन हुकूमत कैसे होगी। हुकूमत ऐसे होगी कि
जैसे मंत्रिमंडल होता है, ऐसे ही जो राज्य करने वाले लोग होते हैं, उनकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, एक प्रेसिडियम होता है, एक तरह की कांग्रेस होती है, या तरह-तरह के उसके संगठन होते हैं। एक 10, 5, 20, 15, 25 आदमी की एक संस्था बनती है, जो हुकूमत करने वाली संस्था बनती है। उसका फिर मुखिया चुना जाता है, जो सेक्रेटरी होता है या कुछ होता है। और वो फिर पूरे समाज को, प्रोलेटेरिएट को, वर्किंग क्लास को, मजदूर को, किसान को, जनता को, सबको, विद्यार्थियों को, महिलाओं को बताते हैं कि ये आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, ये आपकी सरकार है, ये आपका जीवन है और इस तरह से आपको चलना है। और वो जो मूल्य गढ़ते हैं, उसके जो वैल्यूज बनाई जाती हैं, वो जो सिस्टम बनाया जाता है, जो थॉट प्रोसेस होती है, उन सब पर एक समूह का या ग्रुप का कब्जा कब्जा होता है। ये प्रोलेटेरिएट की कल्चर बनती है सारी दुनिया में। या तो हम कैपिटलिस्ट की बात माने, या निर्वाचित सरकार की डेमोक्रेसी की बात नाम माने, या कम्युनिस्ट सरकार की बात माने, या और किसी की बात माने, लेकिन हमें करना है। विवेकानंद संसार के इतिहास के पहले विचारक हैं। वो विचारक हैं, भगवा कपड़ा अलग करिए, वो विचारक हैं जिन्होंने कहा कि इस देश में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत है। आप गरीब आदमी के घर घर जाओ, दरवाजे में दस्तक दो, 1 लाख मुझे नौजवान चाहिए, नवयुवतियां चाहिए सारे देश में, जो उनको पढ़ाएं जाके, ज्ञान का एक तरह से प्रहार करो, उनके ऊपर बौछार करो, उनको पढ़ाओ। और पढ़ने के बाद, जिनको उस वक्त शूद्र कहते थे, वो शूद्र का कतई आशय वो नहीं है कि आज होते तो शूद्र कहते, जिन्हें हम शूद्र कहते हैं, उनको पढ़ाओ। और पढ़ाने के बाद वो उनसे कहो कि तुम समाज का कल्चर बनाओ, तुम हमारी संस्कृति का एक नियामक केंद्र बनकर, विचार बनकर, तुम नए फलक तैयार करो, नए बिंब तैयार करो, नए बिंदु तैयार करो। और तुम जो संस्कृति का निर्माण करोगे, उन अवयवों से संसार चलेगा, भारत नाम का देश चलेगा। उनको कल्चर बनाने का काम, संस्कृति बनाने का काम, नियामक रूप से देने का दायित्व विवेकानंद साहित्य में है, वो संसार में और कहीं नहीं है। इस तरह वो हमारे मौलिक सर्जक हैं, हमारे कई ऐसे मुद्दों को लेकर। और सबसे ज्यादा उनने जो बात कही, वो शिक्षा को जोर देने पर, कि हमारी शिक्षा पद्धति बहुत खराब है। आप तो जानती हैं, मैं भी शिक्षा पद्धति को छोड़कर, नौकरी छोड़ के बाहर निकला हूं। मैं विवेकानंद के इस काम को महत्वपूर्ण मानता हूं। कि मैंने किताब लिखी, विवेकानंद का जनधर्म। मेरी एक और किताब विवेकानंद पर कुछ महीने में छप के आएगी, विद्रोही वेदांती का भारत बोध। मेरा विवेकानंद पोंगा पंडित नहीं है। मेरे विवेकानंद ने जो रास्ता चुना, मैं उस रास्ते को अपना रास्ता मानता हूं, उनके पीछे झंडा लेके चलता हूं। और आखिरी महत्वपूर्ण बात है, ये बात है इतिहास में कि 15-17 करोड़ मुसलमान इस मुल्क से जाने वाले नहीं हैं। ये बात है इतिहास में कि कई सौ बरस से मुसलमान हमारी संस्कृति के साथ एक हो चुके हैं। ये बात है इतिहास में कि मुसलमानों ने उर्दू भाषा के जरिए, फारसी के जरिए, सरकार के जरिए, संस्कृति के जरिए, संगीत के जरिए, खेलकूद के जरिए, क्रिकेट के जरिए, फिल्मों के जरिए, हर तरह से हिंदुस्तान में अपनी जगह बना ली है। हम एक हैं। इसलिए विवेकानंद ने एक मौलिक बात कही थी, वो भी सेकुलरिज्म के पाठ में, संविधान में नहीं है। वो भी हमारे सबसे बड़े नेता जो काफी भाषण दे लेते हैं, अभी कम दे रहे हैं कोविड-19 में, वो कोई नहीं बताता हमको। विवेकानंद ने कहा था, अपने दोस्त मोहम्मद सरफराज हुसैन को चिट्ठी लिखी 1897 में, कि देखो मेरे मित्र, इस देश में हिंदू मुसलमान हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं, सारे धर्म के लोग, सारे संस्कृति के लोग। लेकिन इस देश में अभ्युदय तो तब होगा जब इस्लामिक बॉडी में वेदांती मन होगा, जब इस्लाम की देह में वेदांत का मन होगा, वो भारत का सच्चा दिन होगा। अब ये बॉडी का मतलब है सभ्यता, और मन का मतलब है संस्कृति। भारत की संस्कृति क्या है, ये उसको ही समझ में आएगी जो भारत में रहता है। बाहर वाले को नहीं समझ में, अंग्रेज समझ ही नहीं पाया संस्कृति को, सभ्यता सभ्यता में रह गया। और 1400-1500 बरस में जब पैदा हुआ होगा इस्लाम, उस इस्लाम में मल्टी कास्ट कल्चर नहीं है। इस्लाम में सर्वदेशीय संस्कृति का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ अरब कंट्रीज में सभी धर्मों के लोग नहीं रहते थे। मल्टी रिलीजियस कॉन्सेप्ट, कल्चर नहीं है, ये केवल भारत में है। इससे उन्होंने कहा कि जो हमारा वेदांत है, आपको दिक्कत हो रही है, कुछ आसपास देख रही है, कुछ परेशानी? हमारा जो वेदांत है, वेदांत का मतलब है दुनिया के सारे धर्मों के अंदर जो सच को जानने की कोशिश, जो सच को जानने की कोशिश का रास्ता है, चाहे कहीं भी कटीला हो या पगडंडी हो या कुछ भी हो, उससे जो इटर्नल ट्रुथ निकलता है, सभी धर्मों का एक ट्रुथ है, वो वेदांत है।
वो हमारे मन में इस्लामिक देह में आना चाहिए। इस्लामिक देह क्यों होनी चाहिए? जब हिंदू मन है या वेदांती मन है या भारतीय मन है या पूरी दुनिया के सभी धरती के देशों का निचोड़ मन है, तो इस्लाम की देह लेने की, किराए में लेने की क्या ज़रूरत है? उसका कारण ये था कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ मुसलमान दूसरे नंबर पर है हिंदू के बाद। संसार में सबसे अधिक आबादी करीब-करीब उनकी यहाँ है। पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी है, इंडोनेशिया के आस-पास है। वो यहाँ से जाएँगे तो नहीं और हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुके और उनकी सभ्यता हमको मानना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि अब आप तो खाना बनाती भी हैं आजकल, बहुत सा फ़ेसबुक में डाल रही है, पता नहीं बनाती हैं कि केवल फ़ेसबुक पे लिखती है, मुझे नहीं पता। लेकिन घरों में बनाया जा रहा है। जो मुसलमान रसोइया होता है, उससे बेहतर रसोइया हिंदू नहीं होता, ईसाई नहीं होता। हिंदू का जो किचन होता है, जो चौका होता है, वो जितना पवित्र होता है, साफ-सुथरा होता है, मुसलमान का नहीं होता है। मसाले-वसाले होते हैं लेकिन साफ-सफाई और खाना जिस तरह ईसाई खाता है टेबल कुर्सी में बैठ के, हम भी बात कर रहे हैं उसी तरह। ऐसा हम चटाई-वटाई और पटा-पीढ़ा और ये सब दरी बिछा के खाने वाले लोग या मुसलमान दस्तरखान बिछा के खाने वाले लोग, उनसे ईसाई बेहतर तरीके से कटलरी, क्रॉकरी वगैरह से खाता है। तो इसलिए भी विवेकानंद ने कहा कि इस्लामिक दे हमको सभ्यता सिखाई है मुसलमान ने, हमको भाषा दी है, हमको तहज़ीब सिखाई है, हमको धर्म दर्शन सिखाया है, औलिया-मौलिया सिखाए हैं, फ़िलॉसफ़ी हमको सिखाई है, अफ़लातून हमको बनाया है, हमको सूफ़ी संत बनाया है, हमारे संगीत में समाये हुए हैं, आइकॉन्स हैं बहुत से, वो हिंदुस्तान से बाहर नहीं जा सकते। रामकृष्ण परमहंस ने तो लगातार 1, 2, 3, 4 दिन अलग-अलग धर्म में रूप धारण करके, भाषा बोल के, कुरान शरीफ की आयतें और बाइबल के संवाद और गीता और रामायण, गुरु ग्रंथ साहब सबका वाचन कर दिया, सबके सामने पता नहीं कैसे कर दिया। तो हम उस तरह के तबके के, उस तरह की समझ के लोग हैं। इन धर्मों के अंदर हमको इंटीग्रेशन चाहिए और पता नहीं आपका मायका या ससुराल कहाँ है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ। हम जब रामकृष्ण मिशन में भाषण देने जाते थे, अभी कभी-कभी जाते हैं, तो वहाँ पर एक बैरागी जी महाराज आते थे। कहते हैं वो पढ़े-लिखे नहीं थे। हस्ताक्षर-वस्ताक्षर कामराज की नाडर की तरह करते थे शायद। तो वो बैठे रहते थे, सबका भाषण सुनते। एक बार सर्वधर्म सम्मेलन हुआ 8 धर्मों का। मुझे भी एक धर्म पे, यहूदी धर्म पे बोलने कहा गया। मुझे पता नहीं क्यों यहूदी समझा गया और सबके भाषण होने के बाद बैरागी जी ने कहा मैं 10 मिनट बात करूँगा और वो 10 मिनट नेशनल इंटीग्रेशन पर या सेक्युलरिज़्म पर या सर्वधर्म भाव समभाव पर बोलने आए बेचारे और सबने मान लिया कि इनको कुछ नहीं आता है और वो सीधे-साधे शब्दों में कुछ-कुछ कहते रहे और आखिर में उन्होंने कहा कि भाई ये धर्मनिरपेक्षता क्या है हमारी समझ में नहीं आती। हम ये सर्वधर्म समभाव भी हमारी समझ में नहीं आती। हम तो ये जानते हैं, सीधे-साधे आदमी हैं, कि चौका हो हिंदू का, बनाए मुसलमान और खाए ईसाई। हम इस तरह की अंतर्निर्भरता को ये धर्म समझते हैं, हमको इससे ज़्यादा और कोई बात आती नहीं। तो बहरहाल ये सब विवेकानंद के बारे में चुटकुलेबाज़ी मुझे इसलिए करनी पड़ी कि मुझे उनके बारे में ठीक से नहीं मालूम है। मैं नहीं जानता वेदांत क्या है, मैं नहीं जानता कठोपनिषद किसको कहते हैं, मैं नहीं जानता कितने पुराण होते हैं, कितने वेद होते हैं, मैं नहीं जानता कर्मयोग क्या होता है, भाव, ध्यान, समाधि क्या होती है, मुक्ति क्या होती है, ईश्वर क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है, मुझे तो मिलेगा भी नहीं, तो इसलिए मैं जानना भी नहीं चाहता। इसलिए ये सब बहुत सी बातें नहीं जानता। लेकिन उनके अंदर वैज्ञानिक वृत्ति भी थी। वो भारत का पहला धार्मिक आदमी था जो अमेरिका जाने के पहले जिसने जमशेदजी टाटा से कहा कि आपके पास इतनी दौलत है, इस देश में साइंस का इंस्टीट्यूट नहीं है एक भी, अंग्रेज ने नहीं बनाया था। तो आप एक धार्मिक संस्था के बजाय एक वैज्ञानिक संस्था बनाइए और जमशेदपुर का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है, वो विवेकानंद के कहने से जमशेद जी टाटा ने बनाया और जब वो लौट के आए तो उनसे कहा इसके आप डायरेक्टर आप ही बन जाओ पहले। खैर वो डायरेक्टर तो बन नहीं सकते थे लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि साइंस को दूर करना देश को बर्बाद करना है। विवेकानंद भारत को गरीब मुल्क नहीं बनाना चाहते थे। विवेकानंद भारत में अमेरिका के बराबर अमीरी चाहते थे। विवेकानंद इस देश को धार्मिक के साथ-साथ आर्थिक आधारों पर मजबूत करना चाहते थे। सामाजिक आधारों पर मजबूत करना चाहते थे। वो प्रैक्टिकल व्यावहारिक तरह के साधु या साधु विचार के व्यक्ति थे या एक तरह का जिहाद बोलते थे। अगर वो बच्चों की शादी वाले मामले में जाते, अगर वो कोई खाप पंचायत में जाते, तो कहते थे कि अगर इस तरह कोई बाल विवाह करेगा तो मैं मार डालूँगा उसको। इस तरह की बहुत सी उनकी अपनी समझ थी, बहुत सी उनकी अपनी अवधारणाएँ थी। और एक बात मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, लेकिन कभी-कभी कहानियाँ पढ़े-लिखे से ज़्यादा अच्छी होती हैं। मुझे किसी ने किस्सा सुनाया लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है।
जब वो अमेरिका जा रहे थे तो शारदा माँ को अपनी माँ समझते थे, घर छोड़ आए थे। तो उन्होंने कहा, माँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ सर्वधर्म विश्व सम्मेलन में, मुझे आशीर्वाद दो। माँ बिल्कुल सीधी-सादी जैसे भारतीय माँ होती हैं, लेकिन दिल-दिमाग से, आध्यात्मिकता से वो तो रामकृष्ण परमहंस की वो संगिनी थीं। उन्होंने बिना बिना विवेकानंद से प्रभावित हुए कहा कि नरेंद्र, वो ज़रा चाकू उठा के मुझे दे दे, सब्जी काटनी है। तो नरेंद्र ने उनको चाकू दे दी। तो जब चाकू दी तो जो लोहे वाला फल होता है, नरेंद्र ने अपने हाथ में पकड़ा और जो लकड़ी वाला मूठ होता है, वो माँ को पकड़ाया। हम लोग चाकू देना भी नहीं जानते हैं कई बार, बोले को इस तरह दिया। तो माँ ने क्या कहा? बोले, नरेंद्र, जा तेरी यात्रा सफल हो। तुझे कम से कम इतना तो आता है कि माँ को चाकू कैसे दी जाती है। ये आशीर्वाद लेके विवेकानंद हमारे देश का झंडा गाड़ने सारी दुनिया में गए। और जब वो उस देश में गए, तो एक अजनबी की तरह गए। अगर मैं त्रिवेंद्रम आ जाऊँ, आपके शहर में, और आपसे ना मिलूँ, सड़क पे चलूँ, तो पूरा शहर मुझे भीड़ नज़र आएगा, भारत होने के अलावा, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानता और उस पूरी भीड़ को मैं अजनबी नज़र आऊँगा। लेकिन जब मैं अपने शहर में आऊँगा, तो मुझे वो शहर नज़र आएगा, भारत नज़र आएगा, भीड़ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सब मुझे जानते हैं, मैं भी सबको जानता हूँ। तो कल्पना करिए कि 1893 की 11 सितंबर को जिस आदमी ने बोला अमेरिका में जाके, वो एक भीड़ में अजनबी की तरह गया था। कोई रेड्डी साहब थे, वो हिंदू धर्म की तरफ से गए थे, कोई अन्य धर्मों की तरफ से गए थे, वो तो भारत की तरफ से गए थे। और विवेकानंद का परिचय किया गया कि यहाँ एक हिंदुस्तान से आदमी बोलने आया है, जो हिंदुस्तान की तरफ से बोलेगा, भारत की तरफ से बोलेगा। यह झूठा प्रचार किया जाता है कि विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आप तो प्राध्यापिका हैं, पढ़ी लिखी हैं, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। गर्व से कहो हम हिंदू हैं के बाद में पूर्ण विराम नहीं लगा है, कॉमा। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुसलमान हैं, गर्व से कहो हम ईसाई हैं, गर्व से कहो हम बुद्ध हैं, गर्व से कहो हम धमाका फलाना है, और बहुत बाद में लंबा वाक्य। और आखिर में विवेकानंद ने कहा कि मैं भारतीय हूँ, मेरा मन भारतीय है, मुझे गौरव है क्योंकि मैं ईसा के क्रॉस के सम्मुख झुकता हूँ, मैं यहूदियों के सिनेगॉग में प्रार्थना करता हूँ, मैं भगवान बुद्ध की अपनी देह को ठठरी बना देने वाली मुद्रा के सामने नतमस्तक हो जाता हूँ, मैं हिंदू सन्यासियों के सामने सीखने की कोशिश करता हूँ, मैं संसार के प्रत्येक धर्म का सम्मान करता हूँ, मैं गुरुद्वारे में जाके कड़ा प्रसाद खा के अपनी आत्मा को शुद्ध करता हूँ, मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ। ये विवेकानंद ने कहा था। अब मैं समझता हूँ कि चूंकि आपने इधर-उधर देखा है और मेरी उम्र भी आपसे थोड़ी ज़्यादा है, विवेकानंद से तो दुगनी हो गई है, तो आप मुझे अपनी बात का विराम देना चाहिए। बहुत-बहुत नमस्कार। आप क्या वो देखने का कारण ऐसा था कि मुझे ठसका आ गया था, अरे मैंने एसी चल मज़ाक रहा था तो इसलिए एसी बंद नहीं, करना मैंने था। मैंने हाँ, तो ठस के पर और कंट्रोल कर लिया। मेरे सामने पानी की 2 बोतल लेकिन मैं अद्भुत जी, आपकी अद्भुत है, ये जो वक्तव्य कला है, वो अद्भुत है और एक एक सम से, एक गति से शुरू होती है और एक सम से शुरू होती है, जैसे हम संगीत में कहते हैं, तो वहाँ से सम से शुरू होते हुए और पूरा करके फिर वापस वहीं पर लौटती है। ये एक अद्भुत आपने यात्रा करवाई। थोड़ी-सी मैं बात उसको और जो आप बता रहे हैं उसमें जैसे केरल की जी, बात को मैं ऐड करती हूँ, कि केरल में तो आप जानते हैं कि कन्याकुमारी हाँ, के पास में है। और विवेकानंद आश्रम है और तो यहाँ पर ये कहा जाता है, ये भी मैंने सुना है यहाँ के लोगों से, मैंने पढ़ा नहीं है, कि जब विवेकानंद यहाँ पर घूमते-घूमते आ रहे थे क्योंकि ऐसा सुना है या कहा जाता है कि जब वो अमेरिका जा रहे थे तो उनको पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने दान भी लिया था लोगों से, जनता से, जैसा कि आप कह रहे हैं, जनता से दान ले रहे थे वो। तो आए थे, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा जाति प्रथा थी, ये हम तो इसको कम्युनिस्ट कंट्री के लिए से बहुत मॉडर्न उसमें मानते हैं, लेकिन उस समय बहुत बुरी जाति प्रथा थी। तो विवेकानंद को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा ये तो पागलों की ज़मीन है, ये हाँ, पागल कहा है। खाना है, हाँ, हाँ, जीता-जीता कहा जाग है। हाँ, 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 कहा है। और उसका प्रभाव ये पड़ा कि यहाँ पर छोटे-छोटे जो एक चेटम्बी स्वामी हैं? और एक दूसरे नारायण गुरु हैं, ये साधारण लोग थे और साधारण स्वामी जैसे जिसे हम कहते हैं कि मठ के मतलब किसी पंडित जैसे साधारण स्वामी थे। उन्होंने बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया और उन्होंने जाति प्रथा को खत्म कर दिया था ऑलमोस्ट।
तो नहीं ये वो एक एक वाक्य का असल भी में असर हो गया। क्यों जी। नहीं क्यों कहा ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसकी जाँच करनी पड़ेगी। लेकिन प्रताड़ना उन्होंने दी थी और नारायण गुरु वगैरह ने उस आंदोलन को किया है, सफलतापूर्वक किया भी है। अब वो दोनों में कैसे सिद्ध होगा एकदम से तो तत्काल कहना मुश्किल है, उसके तो ऐतिहासिक फैक्ट्स की जाँच करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, और मदद का जहाँ तक सवाल है, अन्य लोगों के अलावा कई लोगों ने मदद की। खेतड़ी के महाराजा ने काफ़ी मदद की उनकी और बड़ौदा महाराजा ने मदद की और कुछ और लोगों ने मदद की और वो सब पैसा लेके गए थे और पानी के जहाज़ से गए थे और पानी के जहाज़ से जाने के बाद 25 जुलाई की शाम को वो शिकागो के अमेरिका के तट पर पानी का जहाज उनका रुका 25 जुलाई की शाम को और भाषण उन्होंने 11 सितंबर को दिया तो 25 जुलाई को पहुंच गए थे और 25 जुलाई में जो शाम होगी अमेरिका में तो भारत में या जहां रायपुर में हम रहते हैं करीब 11-12 घंटे का फर्क है तो यहाँ 26 जुलाई की सुबह हो गई थी जब 25 जुलाई की शाम को पहुंचे तो जिस वक्त विवेकानंद 26 जुलाई की शाम को पहुंचे यानी 26 जुलाई के हमारे हिसाब से पहुंचे सुबह उस वक़्त मैं बिहार के एक शहर में जन्म ले रहा था। तो मैं तो मैं स्वामी जी को इसलिए भी याद करता हूँ कि आपके अमेरिका की धरती पर जब पैर पड़े तब मेरे भारत की धरती पे पैर पड़े और मैं एक वकील बना और आप वकील के पुत्र हैं। तो ये एक मज़ाक की बात है इसलिए सबके लिए नहीं है। तो नहीं, बहुत आप अच्छा लगा। आपने जो एक बहुत ही लयात्मक और बहुत ही विवेचनात्मक जो आपने जो प्रवचन दिया है, ये तो हमारे मतलब जो भी आप भाषण आप कहेंगे, लेकिन मेरे लिए वो प्रवचन जैसा था। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक हमारे लिए एक धरोहर के रूप में है, जिसको हम सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि आजकल बच्चे जो है वो लिखना पढ़ना नहीं समझ चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं। तो ये हमारे बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप अगर कुछ और कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, हमारे पास कोई समय की कमी नहीं है। तो नहीं अभी अगर तो आपके पास कुछ उठा। हाँ। मैं देखिए विवेकानंद देखिए मैं आपको बता रहा हूँ विवेकानंद, भगत सिंह, लोहिया नाम लिए मैंने ना, नेहरू, सुभाष, गांधी, भारत का संविधान ऐसे बहुत से विषय हैं। मैं मूलतः अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी और अध्यापक था, लेकिन साहित्य से मेरे छोड़ छुट्टी हो गई है, मैंने तलाक दे दिया है। मुझे अब कविता, कहानी, नाटक वगैरह में घबराहट होती है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देख रहा हूँ लोगों की अपने आस-पास, कि मैं अंदर से बहुत ही तकलीफ़ में रहता हूँ। तो इन बड़े आदमियों के पास जाने से मुझे आराम मिलता है, इनसे कुछ रास्ता मिलता है, कुछ हिम्मत मिलती है। तो इन विषयों पर तो मैं लगातार बोलता रहता हूँ। दूसरी बात है कि अब कोविड-19 के कारण जो वर्चुअल काम ही ज़्यादा हो रहा है, ऑनलाइन काम ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मैं सभा सोसाइटी में जाता-आता रहता था, बोलता रहता था और अब चूँकि मैं फ़ारिग हो गया हूँ कमाने-धमाने से, मैंने काम-काज बंद कर दिया, केवल लिखने-पढ़ने तक सीमित हूँ। तो अब मैं काफ़ी बोल सकता था, बहुत जगह जा सकता था, 3-4 जगह गया, उसके बाद ही ये कोविड आया। तो मैं मुझे भी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैं भी जानता हूँ कि ये डायरेक्ट स्पॉन्टेनिटी से एक रिलेशनशिप बनती है, लेकिन सामने अगर श्रोता रहता है, तो कुछ ज़्यादा आपको बोलने में ठीक-ठाक लगता है कि हमारी बात पकड़ में आ रही है या हम लोगों को बोर कर रहे हैं, हम ज़्यादा बोल रहे हैं कि हम कम बोल रहे हैं, तो वो अभी आनंद इसमें नहीं आता क्योंकि हमें मालूम नहीं कौन सुन रहा है, क्या करेगा, उसका किस तरह से कैसा होगा। लेकिन दूसरा ये है कि मेरा जितना लेखन है रति जी, वो लेखन नहीं है, दरअसल मैं बोल के लिखता हूँ। मेरा बेटा बहुत अच्छा टाइपिस्ट है कंप्यूटर पर, तो मैं आँख बंद करके बैठ जाता हूँ किसी गंभीर या मामूली विषय में या चिट्ठियाँ या लेख जो भी है, आँख भी बंद कर लेता हूँ, कई बार मैं देखता भी नहीं और मैं डिक्टेट करता रहता हूँ। तो चूँकि बोलने की स्टाइल से मैं लिखता हूँ, तो बोलना मुझे उतना खराब नज़र नहीं आता। और आज भी मैंने एक पोस्ट और डाली है, मुझे अचानक से याद आया कि मैंने 11 सितंबर के मामले में याद आ गया आपसे बात करते-करते। साल डेढ़ साल पहले 23 मार्च को रायपुर में विवेकानंद विद्यापीठ में मैंने एक भाषण दिया था। स्वामी बैठे थे बोल गया। तो मैं गया। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उससे सम्मान मैं आपको सबसे ज़्यादा जानते हूँ। मैं पिछले साल तो केवल लिखता ही था। मैं उससे मैं रोज़ लिखता रहा कि लिखा तो बहुत थकावट आ गई है। तो मैं कम बोलना चाहता हूँ सॉरी कम लिखना चाहता हूँ।
आपके व्याकरण के बोलना है, हिंदी के बारे में बोलना है, फिर एक और कहीं बोलना है, तो बोलने से संकोच नहीं है। मित्रों, ये इंटरनेट की समस्या होती है, शायद उनसे हमारा संबंध कट गया है और कनक जी हमारे सामने नहीं है। मेरे विचार से उन्होंने अपने भाषण को पूरा किया। मैं वेट करना चाहती हूँ कि अगर वो दोबारा आकर जुड़े तो, अगर आसपास है तो वो जुड़े तो, क्योंकि इंटरनेट की आजकल बरसात वगैरह के कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही है और कहीं पे भी अगर इंटरनेट स्लो है तो वहां पर समस्या होती है। तो आ गए हैं कनक जी, तो इसलिए थोड़ी सी समस्या हो रही है। आप इस बात को जरा सा देख लेते हैं। चुप चुप रहने के लिए आपके पास आ रहा वो कट गया है बिल्कुल। बस आवाज की एक प्रॉब्लम हो गई है। जब मैं स्कूल में पढ़ा था, अरे आवाज भी तो नहीं आ रही। बीच में नेट वीक हो जाता है, इंटरनेट वीक हो जाता है तो आवाज की समस्या होती है। अब आप बोल सकते हैं, मैं इसको काटती हूँ। बोलिए। अब आ रही आवाज? जल्दी से बोल देता हूँ। हेलो, आई? हाँ, अब ठीक है, सब ठीक। आवाज आ रही है? अच्छा, मैं एक वाक्य बोलना है केवल। स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो जिस दिन हाँ व्याकरण जी, की बिल्कुल कक्षा ठीक में है, अब आवाज आ रही है। स्कूल में जब मैं पढ़ता था ना, स्कूल में, तो जिस दिन व्याकरण की कक्षा में, ग्रामर की जी। क्लास में फुल स्टॉप या पूर्ण विराम पढ़ाया गया था, उस दिन मैं नहीं गया था। तो ठीक है, नमस्कार। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे नोट पे खत्म किया इसको, बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। डिस्कनेक्ट करना है यार।